मैं वही सोच रहा था, शक्तिमान उड़ के आके यहाँ पे बैठने वाला है। मेरा एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने उड़ने का लाइसेंस छीन लिया। 2 ही जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है, अब बाप बन गए लोग उनके बच्चे खुद के हैं। बोला सर आपने हमारा बचपन बनाया है। इट्स अ फैक्ट। बच्चे लोग बाहर के सुपर हीरो देखते थे, कैप्टन प्लैनेट से लेकर बैटमैन से ले सुपरमैन, स्पाइडरमैन। हमने वो हिम्मत की, स्टोरी बनते बनते पहला एपिसोड हिट हो गया। बोलते मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, आज 3 बार हंस के दूध पीता है। कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। That was a point of our realization, not only me but even the team of शक्तिमान, कि शक्तिमान की बात बच्चे सुन रहे हैं। सर बाहर निकलिए ना शक्तिमान से। मैंने कहा बाहर नहीं निकलूंगा, तेरे को लेकर अंदर घुसाऊंगा। मोरल भूल गए लोग। आज के बच्चों को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता। ओहो, शक्तिमान इज नीडेड मोर टुडे। B.R. चोपड़ा उस टाइम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में आपको क्या डिफरेंस दिखता है सर? स्टोरी टेलिंग। नए डायरेक्टर हैं, उनके साथ अभी तक काम नहीं किया। आई वुड लाइक टू वर्क विद देम बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं से लोग मुझे बोलते हैं आप जैसा एक्टर OTT में क्यों नहीं है। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं मांग नहीं रहा हूँ काम। मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है शरीर मंदिर है। 15 साल से लिख रहा हूँ मैं। बट आप जब इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा बोलते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, मेरे को फिल्म नहीं देगा कोई। मुकेश खन्ना जब इस दुनिया से चला जाए तो मुकेश खन्ना को किस बात के लिए याद करे लोग? तुम्हारे बारे में लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या बोलते हैं, मेरी वो कमाई है, आगे नहीं। उस टाइम के शक्तिमान और आज का मुकेश खन्ना क्या फर्क है सर? अच्छा सवाल पूछा आपने। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो सर, कुछ अनकही बातें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। ऐसे बचपन में शक्तिमान तो बहुत देखा है। आज मैं वही सोच रहा था, शक्तिमान उड़ के आके यहाँ पे बैठने वाला है। हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने उड़ने का लाइसेंस छीन लिया। तो अभी सब जगह मैं जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ गाड़ी में। बोलता मैंने कहा देखो मेरा लाइसेंस छीन लिया, नहीं तो मैं आपके पास टाइम पे आ गया होता हूँ। हाँ, मतलब हम बचपन में ऐसा सोचते थे कि जब शक्तिमान है तो कहीं पे भी जाता रहेगा तो सीधा उड़ के पहुंच जाएगा। well that is something still being there with the old generation, especially जो 2 ही जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है, अब बाप बन गए लोग उनके बच्चे खुद के हैं। बोला सर आपने हमारा बचपन बनाया है। इट्स अ फैक्ट। शक्तिमान से बहुत कुछ सीखने को मिला है लोगों को। मैं तभी भी कहता हूँ आज लोगों को, शक्तिमान को इस ये मत कहो कि मैंने बनाया है इसलिए मैं क्यों बात करता हूँ। शक्तिमान की बात मैं इसलिए करता हूँ, कई लोग मुझे बोलते सर बाहर निकलिए ना शक्तिमान से। मैंने कहा बाहर नहीं निकलूंगा, तेरे को लेकर अंदर घुसाऊंगा। मोरल भूल गए लोग। आज के बच्चों को 2025 के बच्चों को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता। ओहो, शक्तिमान इज नीडेड मोर टुडे। जो लोग आजकल घुस गए हैं पूरे विकिपीडिया से, मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या लूं मैं। They don't even ask their teacher, they don't ask even, they don't have guru, they don't have father, mother, दादा दादी। एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, जाके बैठ के पूरी फिल्म देखते हैं। सोशल मीडिया ने, मैं हार्श होकर बोलूं, हमारे मोरल की ऐसी की तैसी कर दी। वी डोंट, बीच में एक किस्सा हो गया था, मैं बार बार नाम करता हूँ तो बुरा भी लगता है उनको, बट बच्चों को नहीं मालूम है कि भी किसने कौन लेकर संजीवनी पहाड़ आया था। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमारे फादरों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चों को क्यों नहीं सिखाया। मैं उनके केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उनके केस की वजह से मैं बोलता हूँ आज आप 10 में से 6 या 8 घरों में देखो कि बेटा बाप की नहीं सुनता। राइट। शक्तिमान चाहिए उसको एक डंडा मारने वाला। सो आई कीप दैट शक्तिमान अलाइव। सो आपको ये फील होता है कि कल्चर का अवेयरनेस बहुत कम हो गया पहले से भी? कम क्या, खत्म हो गया है। आज अगर आप सनातन की बात करो, अरे मुकेश जी तो 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैंने साहब अगर परंपरा को कंधे पर लेकर अगर तुम प्रगति की तरफ जाओगे ना, कंधे पे परंपरा नहीं है तो तुम्हारा पतन हो जाए। जो अमेरिका का हुआ है, अमेरिका के लोग अभी शांति के लिए यहाँ आते हैं, हम लोग अशांति की तरफ जा रहे हैं। राइट, बिकॉज ऑफ ग्लैमर, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस, प्लेन शोशा, ये वो नया
इन एक ही लाइन में अगर बता दूं क्या प्रॉब्लम हो गया है, हम लोग रियल वर्ल्ड से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है। इट्स अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड। जो अंगूठी ऊपर करते हैं, जो झुमका लगा के अपने सेल्फी डाल के बोलते मैं कैसे लग रही हूँ, ऐसे करते हैं, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है। ये सब जितने मेरे भी 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 13 lakhs, बट मैं किसी से नहीं मिला हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड है। एंड हाउ डू आई नो दैट ये भी कई बार मुझे कहते सर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो लड़का है कि लड़की है, वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। दे हैव जस्ट पुट देयर प्रोफाइल, राइट। वो रोमन एम्पायर नाम रख दिया। अब रोमन एम्पायर के पीछे कौन खड़ा है मुझे नहीं मालूम, कमेंट है कमेंट। तो उसमें अगर आप घुस गए ना, बाहर नहीं निकल पाओगे। राइट मतलब ये एक ऐसा आप जो कहना चाहते हो कि जो कल्चर की अगर कोई भी आदमी बात करता है तो उसको पुराने जमाने का कंसीडर किया जाता है। अच्छाई की बात करते तो लल्लू बोलते हैं, मतलब अच्छा नहीं बनो, स्मार्ट बनो। अरे भाई अच्छाई की वजह से वर्ल्ड चल रहा था। और रियल वर्ल्ड में तुम्हारे बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बहन है। आज माफ करना, हर आपने भी देखा होगा एयरपोर्ट पे 4 लोग बैठे फैमिली के, सब लोग मोबाइल में घुसे रहते, राइट, बात नहीं कर रहे। घर पे आएंगे तो भी मोबाइल में बैठे बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं तो वो वर्चुअल वर्ल्ड बहुत हावी हो रहा है, विच इज नॉट गुड। आई वुड से इट इज नॉट गुड। आगे जाके जो बाप और माँ को अलग रख देते हैं वृद्धाश्रम में, इट्स अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू जनरेशन जो अपने आप को जेन जी कहते हैं, बताना जेन जी कहते हैं। वो लंदन में, अमेरिका में डैडी मम्मी को बोलते हैं गर्लफ्रेंड मिल गई है, मैं अपना घर बनाता हूँ, अपना घर बनाता है, बाप और माँ बेचारे अकेले। सब इधर हो रहा है। तो सर ये जो चीज़ें ऐसी हो रही है, क्या ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कि जिससे ये चीज़ें कम किया जा सके, अवॉइड किया जा सके? अगर मुझको प्राइम मिनिस्टर बना दो तो मैं मोबाइल फोन को 2 साल के लिए बंद कर दूं। साहब ये चीज आपके जमाने की, टेलीफोन करने के लिए नोकिया का फोन मैं यूज करता था। उस जमाने में पहला फोन नोकिया का था, 17 रुपए पर मिनट या 16 रुपए पर मिनट। मेरे को एक अच्छी बात बीच में मिली दौरान में, राजकुमार जी से मैंने सीखा मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं उसको अपना नहीं पा रहा हूँ बट बहुत अच्छा कहा। बोला जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। सी द इम्प्लीकेशन टुडे, वी हैव बिकम स्लेव। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल पड़ा है, मैं 3 बार मोबाइल को देखूंगा, अभी तक व्हाट्सएप करिए, राइट। ये आपका रिमोट कंट्रोल बन गया है। तो वो क्या करते थे, फोन बंद कर देते थे सौदागर की शूटिंग में, फिर चैट करते थे, फिर बंद करते थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे? उनको जब चाहिए बोला हम फोन करेंगे, जानी लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आजकल डिस्टर्ब हो रहा है साहब, माफ करना। मैं सुबह 3 घंटे बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 9 से 1 बजे तक बंद कर लूँ, और सब जितनी शांति मिलती है ना आपको मालूम नहीं। तो अब अगर मुझे पूछो तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट कर सकती है, पब्लिक नहीं करेगी। पब्लिक को तो AI में भी फायदा दिख रहा है, बट AI भी कभी जाके आपकी पूरी की पूरी आपकी बहुत कुछ चेंज कर डालेगी। उसका डार्क फेस तो आप ही देख रहे हैं, किसी की बॉडी, किसी का फेस लगा के फेक डाल के लोगों की ऐसी की तरह आगे जाके क्या नहीं करेंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये बोलता हूँ कि प्रगति से ज्यादा सर नेचर के साथ रही है। राइट मतलब प्रैक्टिकली आप ये बोल रहे हो, समझो प्रैक्टिकली मोबाइल बैन करना नहीं पॉसिबल है, बट आप अपनी लाइफ में मोबाइल को उतना ही वेटेज दो जितनी जरूरत है। एग्जैक्टली, उसको सिर्फ इंपॉर्टेंस दो जब काम करना है। अगर ये सब यूट्यूब देखना है, रात को 6 से 8 का टाइम रखो, राइट। बट दिन भर अगर आप रील में घुस जाओगे तो आप देख रहे हो आजकल दुनिया में हर आदमी रील बना रही है। दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सोल। सी मैं बहुत गूढ़ बात कर रहा हूँ, आप नहीं है, आप आत्मा है। आप अपनी आत्मा को बिगाड़ रहे हो, आप आत्मा को मुक्ति करने के रास्ते में नहीं जा रहे हो। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं शरीर में अहम मत करो, तुम अंदर बैठी आत्मा हो। ये रील वाले तो एक कदम और आगे बढ़कर आत्मा को तो जानते ही नहीं है, अपने रूप बनाते जा रहे हैं, अपने को, और तो दे आर इन्वॉल्विंग मोर हिमसेल्फ इन देयर मोर इन्वॉल्विंग, अंदर जाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए। मैं सोशल मीडिया को बैन नहीं करो, बट कई बार लोग कहते हैं अरे साहब ये तो सैटेलाइट है, ऊपर से आता है। साहब ऊपर से आता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, तो खिड़की तो बंद कर दो। ट्रू, खिड़की आपके हाथ में कि मेरे घर में नहीं चलेगा। चाइना ने गूगल को बैन किया, हम नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर मैं ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखो, अंकुश रखो। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता बंद करो। आप कुछ भी दिखाते हो, क्यों?
क्या आपको दिखता नहीं इसका इफेक्ट? दूसरी क्लास का बच्चा 8वीं का नॉलेज ले रहा है। कहीं ना कहीं आपको, मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं होता तो मैं कहता मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, ग्राउंड फ़ोन यूज़ करो, फिर से घुमाओ 2 5 6। अरे क्यों, हम जीते थे ना? नहीं साहब, हम 6 दूना 12, 6 दूना 6 into 2। अरे बाबा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। हम जानते भी डोंट नीड, बट ये सारा जब से ये आया है लोगों ने दिमाग बंद कर दिया। उसके लिए भी गैलेक्सी यूज कर रहे हैं। लिफ्ट के आ गई तो चलना छोड़ दिया। सो बॉडी और दिमाग को आप बहुत आलसी बना रहे हो, मेरा ये कहना है, और कुछ नहीं। मतलब एक्चुअली सोशल मीडिया का आप जो यूज कर रहे हो वो अब्यूज कर रहे हो। शॉर्ट वर्ड अब्यूज। अगर आपको राइट तरीके से नॉलेज लेना है, समझना है, तो आप उसको वैसे नहीं कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर टाइम। करेक्ट, ये बहुत करेक्ट, ये बहुत टेरिफिक मीडियम है। अगर मैं भी यूज करता हूँ, कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ ये आदमी कौन है, तो उसके बारे में फटाक से गूगल में जाता हूँ, मालूम पड़ जाता है। सो दैट इज द राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। बट आप क्या कर रहे हो, वो यूज करो, फोन में यूज करो, बट आपने इसको टेलीविजन बना दिया है। आप दिन भर ऐसे बैठे रहते हो, आंखों के 12 बजेंगे आप, और तो जितना यूज करना उतना यूज करो। तो ये वरदान है। ये सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है मोबाइल फोन। राइट। एआई तो खैर बहुत आगे बढ़ जाएगा, बट उसको अगर आप पॉजिटिव वे से यूज करो तो करो। बट मुझे मालूम है नेगेटिविटी बिकती है, पॉजिटिविटी नहीं बिकती। सर, यंग एज में आप शक्तिमान, उस टाइम के शक्तिमान और आज का मुकेश खन्ना, क्या फर्क है सर? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं उस जमाने में इंजीनियर बनना चाहता था, बन गया एक्टर, FTI गया, फिर फिल्म में मैंने 15 फिल्में हीरो की। बट शक्तिमान के पहले मुझे महाभारत में आइडेंटिटी मिल गई। राइट। जब मैंने छोटा था तो मैंने महाभारत का किया, 10 साल के बाद मैंने शक्तिमान का किया, उल्टा, मतलब जब बड़ा। राइट, एक्चुअली वो तो मेरा सवाल है ही। आप अगर पूछो कि उस जमाने के शक्तिमान से आज का क्या था, मैं ये कहूँगा कि मेरी ये तीसरी इमेज आ गई है मुकेश खन्ना की। मैं अभी थोड़ा सा सोशली सजग हो गया हूँ, पहले नहीं था। पहले काम किया, भागा, शूटिंग किया, इनॉग्रेशन किया, लाख रुपए मिल गया, 3 लाख मिल गया, ट्रैवलिंग की, दुनिया भर की, शूट की, आगे सो गए। अभी मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है, किसी ने मुझे कहा था एक बार, सर आपको मालूम है आपकी तीसरी इमेज हो गई है? ट्रू। मैंने कहा कौन सा? मैं तो कहता हूँ लोगों को बहुत नीचे मेरे को हो गया। शक्तिमान, भीष्म पितामह के बाद कौन से एक्टर के पास 2 इमेज हैं? आई एम द ओनली वन। मैंने कहा तीसरा नहीं चाहिए। और आप बोला सर आपका तीसरा इमेज है। मैंने कहा क्या है? बोला मुकेश खन्ना। राइट। आई अंडरस्टूड। मैं बोलता हूँ, जो लोग स्टार समझते शाहरुख खान को, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को स्टार समझते क्योंकि दे कैन नॉट अप्रोच देम। वो लोग अपने किले में, तारे आकाश में चमकते हैं, उनको देखते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो तारा आकर आपके सामने बोलने लगा कि अभी मैं एयरपोर्ट में हूँ, मेरी पोती मेरे साथ है, आज मैं यहाँ गया था, मैंने वो किया, तो देन यू स्टार्ट नोइंग द अमिताभ बच्चन रियल, नॉट द जंजीर का अमिताभ। राइट। तो लोग अभी शक्तिमान नहीं मेरे को समझते। जब मैं इस पे बात करता हूँ MK शो में या मेरा भीष्म इंटरनेट, तो मेरा तीसरा इमेज निकला है। उनको पता लगा है कि मुकेश खन्ना की सोच क्या है, क्योंकि मेरी सोच पहले भीष्म पितामह की सोच। मेरी इमेज या सोच भी इवन शक्तिमान है। जैसे आपने कहा कि उड़ के आएगा, मतलब आप मेरे को मानते कि मैं ये हूँ। पर अब जब मैंने रियल मैन बनकर अपना चैनल खोला, जो मैं नहीं खोलना चाहता था, रिलक्टेंटली खोला, फिर इवन इंटरव्यू लेता हूँ, जो मैं हमेशा मेरा इंटरव्यू लेते, मैं उनका इंटरव्यू ले, पर मुझे लगा कि ये भी मेरा एक रूप है, कला है, इसमें भी मैं माहिर हुआ हूँ। क्योंकि लोगों ने बहुत अप्रोच किया, बहुत अप्रिशिएट किया, सर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, सर आप ऑनेस्टली बोलते हैं। कपिल शर्मा के शो के सामने मैंने मुकेश खन्ना शो खड़ा किया, बोल के किया। मैं चलो मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू शालीनता से कैसे लिए जाते हैं। तो मेरा चरित्र, मेरा इमेज, मेरी बातें, मेरे विचार, मेरा ज्ञान मैं हवा में फेंकता हूँ या समझ के बोलता हूँ। आज कई लोग बोलते हैं सर सनातन के बारे में सर ऊपर तक सुनते हैं लोग आपकी। मैंने क्या बात पता, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। तो ये मेरा एक नया शक्तिमान बोलता ना। आज बोलता मुकेश खन्ना वो है, आज मुकेश खन्ना शक्तिमान भीष्म नहीं है, नहीं, आज मुकेश खन्ना रियल मुकेश खन्ना है। और तो लोग मुझे बोलते शादी को नहीं किया आपने, फिर मैं मुझे बताना शादी मैंने किया, शादी मैंने किया, ऐसी बातों करके आई एम द सेम, बट मोरल ऑफ शक्तिमान, मोरल ऑफ भीष्म पितामह इज स्टिल विद मुकेश खन्ना। राइट, दैट इज ट्रू। बट मुकेश खन्ना का एक स्पेशलिटी है कि मुकेश खन्ना जो है वही बोलता है, वही बात करता है। तो जब आप वो सब बोलते हो, वो बात करते हो, तो बहुत चुभती है सर लोगों को। देखिए अगर दवाई खाते हैं, दवाई कड़वी लगती है और दवाई आपको फायदा दे जाती है,
हम वहाँ तक तो मान जाते हैं क्योंकि हमको दिखता है वो। और मैंने अगर किसी को कह दिया अरे तूने तो द्रौपदी का टाटू लगाकर एकता कपूर तूने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, ना समझने वाले लोग बोलते हैं कि बहुत सही बोला आपने क्योंकि आपने चेंज कर दिया। इवन एकता जी को भी खराब लगेगा कि मुकेश जी मेरे बारे में क्यों बोलते हैं, बट साहब आप काम बुरा कर रहे हैं, अगर कोई नहीं बताएगा आपको तो गलत है। किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। मैं वो बिल्ली के गले में घंटी बांधता हूँ तो किसी के बारे में क्रिटिसाइज करता हूँ। देखिए दुनिया में लोग तारीफ सुनना पसंद करते दुनिया में लोग आप तारीफ करो तो बहुत खुश हाँ, है। बहुत। और अगर आपने कह दिया कि यार तू थोड़ा सा तेरे इधर बाल कम हो रहे अरे क्या मैं ठीक है देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव बोलते हैं ना तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं बोलता हूँ गलतियों से सीखो साहब। राइट। मैं इसलिए बोल जाता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ अगर आप पॉजिटिवली फेयरली सोचोगे तो आपको लगेगा कि मुकेश खन्ना जी कोई टीआरपी के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो आप बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ड्रग्स नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में, मुझे लगा कि पोर्नोग्राफी के ऊपर फिल्में नहीं बननी चाहिए हमारे यहाँ पर, मेरे को लगा कि आपको जो धर्म हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ मजाक नहीं करना चाहिए। अब बनाने वाले को बुरा लगे तो लगने दे, बट कॉमन मैन जानता है कि मैं सही बोल। राइट। वही स्पेशलिटी है। आप जो बात करते हो ना वो एक्चुअली समाज में कुछ अच्छा कर सके उसके लिए बोलते हो, और ये लोग बाकी चीजें जो बना रहे हैं जो बिक रहा है वो बनाओ कमर्शियल ओनली, उनको कोई मतलब नहीं है मॉरल वैल्यू से। इस वक्त सिर्फ पैसा चलता है। हाँ। पैसे ने गेहूं को बिगाड़ दिया है, पैसे ने दूध को बिगाड़ दिया है, पैसे ने दुनिया भर की चीजों में पोल्यूशन भर दिया है। ये डालोगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, अरे लोग मरेंगे उसका क्या। राइट। पैसे के चक्कर में लोगों ने गुटखा की ऐड बंद नहीं करते, आज भी आदाब केसर करते हैं। पैसा, सिर्फ पैसा। अरे पैसा और तरह से कमाओ ना, क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई बिगड़ रहा है तो कसूरवार आप है। 100% मैं इस पे मानता। बट लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे। लोग जैसा क्या जो चल रहा है बस वो करो, कैसे भी करो, एनी हाउ। मैं उन लोगों को बोलूँगा ऑल द बेस्ट। आप आगे जाके मेरी बात को रियलाइज भी करोगे और आपको खुद मालूम पड़ेगा कि यार मैंने मान लिया होता पहले। आजकल सब लोग लिप्त हैं एक तरह से अपने माया में, उनके पास टाइम नहीं है सही और गलत सोचने का। राइट। बट आप जब इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा बोलते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप के लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। मेरे को फिल्म नहीं देगा कोई, मेरे को टिकट नहीं देंगे पॉलिटिशियन। दोनों में मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैंने कब मांगी टिकट आपसे और फिल्म का मैंने कब फिल्म मांगी आपसे। मुझे किसी ने कहा था सर सुशांत के साथ भी ऐसा हो गया था, उनको लोगों ने ग्रुप के खिलाफ बोला था तो उसको बंद कर दिया, उसको काम नहीं देना शुरू किया। मैंने कहा देखो सुशांत को वो तकलीफ आई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि उसने सुसाइड किया है, उसकी हत्या हुई है, मैं भी मानता हूँ। पर अगर मेरे पर अगर आप बोलते हो इवन कौन है एक राजीव जो प्रोडक्ट के बारे में, इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बोलते थे, राइट? क्या उसने कोलगेट के खिलाफ बोला, दुनिया भर की चीज़ों। मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं नहीं बोलूं क्योंकि मेरे को फिल्म में नहीं मिलेगी तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को फैमिली मान के चुप रहूँगा कि मेरे को फिल्म में नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा था नहीं देंगे ना मेरे को, मैं खुद बनाऊंगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना लॉस सहन करने की शक्ति होनी चाहिए जो मेरे में है। मालिक ने मेरे को छत दी है, 4 पैसे दिए हुए हैं, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, 20 लोगों को नौकरी देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे 10 करोड़ की फिल्म मिल जाए। भगवान कहीं ना कहीं मेरे को पैसे दिलवा देते हैं। कोई फंक्शन में मेरे को मिल गए 3 लाख, कहीं वहाँ मिल गए, उसी फंक्शन पे मेरी ऑफिस चलती है। मेरा प्रोजेक्ट देखिए कोई नहीं है 10 साल से, राइट। कोई हेल्प नहीं है मेरा मैं लास्ट मेरा सौतेला था, मेरे जैसा आदमी है, मेरे जैसे। मैं बोलता हूँ देने में बरकत है, लेने में बरकत नहीं, तो मैं देने में बिलीव करता हूँ। और सबसे मेन सर आपने जो आइडेंटिटी क्रिएट की है ना, जैसे महाभारत में आपने रोल किया भीष्म पितामह, तो अपने आप को एक रोल मॉडल और जिससे कुछ पब्लिक अच्छा सीख सके वो किया है। शक्तिमान अगर आपने किया है तो शक्तिमान में भी आपने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए पॉजिटिव तरीके से किया है। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिससे बच्चों के ऊपर या जनरेशन के ऊपर कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है। और आज जो आप बात कर रहे हैं वो भी आप रियलिटी को लेके बात कर रहे हैं कि भाई आप कुछ अच्छी चीजें बनाओ जिससे लोग सीखे। मैं मानता हूँ हर चीज वो बनाओ जिसमें सीखो। मेरा ये मानना है कोई फिल्म कोई सीरियल तब बनाओ एक मैसेज होना चाहिए। थिंक अबाउट सम मैसेज। शक्तिमान ने 200 मैसेज दिए हैं, छोटी छोटी मगर बातें। ठहरो ये नहीं करने का, ठहरो ये नहीं करने का। आप भी कोशिश करो फिल्म की कहानी में कहीं ना कहीं एक
पॉजिटिव मॉरल संदेश, वैल्यूज दो आप। पॉजिटिव। लोग नेगेटिव भी बिलीव करते हैं, लोग माफ करना, मैं तो बोल भी चुका हूँ, मेरे को बोलने में कोई बुराई नहीं है, डर नहीं है। एनिमल फिल्म क्या सिखाती है? चली सुपर डुपर हिट होगी, सबने कहा बहुत चली है, मैंने कहा चली होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप यूथ को बता रहे हो कि मारो गोली, आप क्या सिखा रहे हो? आप कुछ ने बोल दिया तो मार दोगे? नहीं है पॉसिबल। तो पर उनको एक चाहिए, आजकल के लोग देखते हैं तो अगर देखो ना, लोग मुझे कहते हैं सर करोड़ों की व्यूअरशिप है, मैंने कहा करोड़ों की व्यूअरशिप है, मुकेश खन्ना की व्यूअरशिप नहीं है, मैं नहीं देख सकता उसको, और मेरे को बोलने का अधिकार है। ये नहीं कि डेमोक्रेसी में मेरी हर आदमी को अधिकार है, बट अगर अगेन कमर्शियली, मुझे अर्नब जी ने पूछा था, मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता इंडस्ट्री में, इवन महानायक भी नहीं बोलते। मैंने कहा देखिए, आदमी दो वजह से नहीं बोलता। एक तो या तो वो डरता है कि उसकी स्केलेटन, उसके अलमारी में भी कोई स्केलेटन छुपी हुई है, या दूसरा है कि उसको काम चाहिए होता है कमर्शियली, उसको डर है काम नहीं मिलने का। इसके बारे में बोलूंगा मेरे को काम नहीं देगी वो, इसके बारे में बोलूंगा मुझे काम नहीं देगा। ये हमारी इंडस्ट्री में 120% है। मुकेश खन्ना को भी वही सोचना चाहिए, भाई तेरे को काम नहीं देगा। अगर तू करण जौहर को बोलता है कि करण जी अपनी ड्रग की पार्टी अगर की है तो उसको दिखाओ मत किसी को, लोग वो दिखा के बोल रहे हैं सर, अरे काम नहीं देगा मेरे को। मैंने मांगा भी कब था? आज तक मेरे को कई बार बोलते हैं सर आपको नहीं देंगे। मैंने कहा मैंने को अभी तक क्या दिया है? मेरे को कोक वाले की तरफ से या पता नहीं पेप्सी वालों की तरफ से एक सॉफ्ट धमकी आई थी। धमकी तो नहीं बोलूंगा, मेरे आदमी ने कहा सर फोन आया था। क्या? मैंने भी राजीव दीक्षित नाम है, राजीव दीक्षित बराबर, राइट। उन्होंने कुछ बात कही दी थी कि इसमें केमिकल है, और प्रूव है ना, प्रूवन फैक्ट है। मैं भी बचपन में हर फंक्शन में खाने में पूछता था क्या है तेरे पास, कोक पेप्सी? सर स्प्राइट है, दे दे। मैं एक टेबल पे रखता था, पीने के लिए नहीं, खाना में थोड़ा सा बोरिंग है तो एक मार लिया बस। खाना खाया, बोरिंग लगा, एक वो मीठापन मिलता था। जिस दिन मुझे राजीव दीक्षित की बात समझ में आई, मैंने कोलगेट बंद कर दिया। ग्रेट। मैं आ गया हूँ पतंजलि होगा, जो लोग करते हैं पतंजलि बात, बिकॉज हमारे देश का है पहली बात, और उसमें केमिकल नहीं है। राइट। दूसरा, मैंने कोक पेप्सी के खिलाफ कोक के मैंने बोल गया एक जगह। ओके। तो फोन आया था शायद किसी को, पेप्सी था कि कोक। सर वो लोग बोलते थे मुकेश जी को बोलिए सर वो पोस्ट हटा दें सर, वो बहुत बड़े हैं, लोग सुनते हैं उनके बारे में। तो मैंने कहा क्या बोला तूने? नहीं मैंने तो कह दिया कि मुकेश जी नहीं मानेंगे। बोला देखो, मैंने कहा कोई धमकी दे तेरे को दे रहे? बोलते नहीं, वो बोले अगर देखो कल हम ऐड बनाए, ये सब ये आधा, ये क्या है, करोड़ों की ऐड है, करोड़ों रुपए मिलते हैं साहब, मैं जानता हूँ, ऐसी नहीं बनती ऐड। राइट। लेकिन साहब मैंने क्या बोला सर वो बोलते हैं कि अगर हम कल कोक या पेप्सी हम कोई ऐड बनाए तो हम मुकेश जी को तो नहीं लेंगे फिर। तो मैंने कहा अभी तक लिया था क्या? मेरा सिंपल जवाब है, नहीं लिया था ना, मैंने मांगा। I will, even if you give me the work, I might say no. Right. मैं न गुटखा की ऐड करता हूँ, न सिगरेट की ऐड करता हूँ, न मैं शराब की ऐड करता हूँ। मैं इवन खिलाफ हूँ, कौन सी चलती है गेम टीवी पर, वो रंगी जंगल रमी, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे फटाक से। अरे बाबा काय का पैसे जाते भी हैं आपके। उसको क्यों ग्लैमराइज करके यूट्यूब क्यों अलाउ करता है? गवर्नमेंट आपने पूछा क्या करना चाहिए? यार गवर्नमेंट शुड बिकम ऑनेस्ट। डंडा लेके बैठो। ये बोलते हैं कि अगर गुटखा को हम बंद करेंगे तो लाखों का वर्चस्व हमारे को, वो क्या बोलते हैं, राजस्व खत्म हो जाएगा। मैंने कहा यार हम दे रहे हैं राजस्व आपको ना, टैक्स क्या कुछ चाहिए उससे आपको? ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। आपको तो पैसे चाहिए बांध बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बस आप सोचो साहब, वो ऐड अगर वो बोलता है आदाब करता है और वो समझते कि गुटखा अगर ये भी खाता तो मैं भी खाऊंगा, तो क्या दे रहे हैं आप? उसको बंद नहीं करते, जंगली रमी को बंद नहीं करते, क्योंकि द मोस्ट पॉपुलर कमाई का सोर्स है। यूट्यूब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ कि गलत है, बंद कर दो। तो भी लोग बंद क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं कमर्शियल एंगल ही होगा, और क्या? 100% कमर्शियल एंगल है। उनके ऊपर गन लेके बैठा हुआ नहीं, कमर्शियल एंगल है, बिक रहा है ना चीजें और मार्जिन मिल रहा है। तो यहाँ आपका सवाल का जवाब है कि किसको क्या करना चाहिए? सर सरकार को आगे आकर इन सारी चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। बट सरकार को करना चाहिए, एग्री। इसमें एक चीज ये होती है कि जैसे मुकेश खन्ना बोल रहा है मैं ये नहीं करूंगा, तो इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं जिसके बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, वो सब लोग गुटखा
दारू उन सब चीज़ों की धड़ल्ले से ऐड कर रहे हैं और उसका रॉन्ग इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर जा रहा है, तो क्या इंडस्ट्री को भी स्टेप नहीं लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें हम नहीं करें? इंडस्ट्री में आई थिंक अमिताभ बच्चन जी ने अपनी ऐड खींच ली थी, उनको बोला मुझे नहीं मालूम था। वो लोग देखो करते क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रिक है, कॉमन मैन शायद नहीं समझे। किंगफिशर की ऐड का मतलब होता है, किंगफिशर पानी वाली की जो ऐड, जो बॉटल बनाते थे मिनरल, उसकी ऐड करते थे, बट वो लोग अपने नाम को फेमस करे, किंगफिशर बियर, राइट। लोगों को ओ किंगफिशर। आज अगर विमल का बोलो या इनका बोलो, वो लोग सिर्फ गुटखा नहीं, वो लोग पान पराग अगर बोलते तो वो सुपारी भी है वो, बट सुपारी के साथ उसका विमल का गुटखा उस सालों से मशहूर है। फिल्म फेयर अवार्ड भी वो लोग की करते, वो लोग करते हैं, पैसे हैं उनके पास, पर आप डिसेप्टिवली आप उसके नाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्टर को वो चाल समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं कर तो रहा हूँ आदाब, केसरी जबान और सुपारी है सब, लेकिन आप सब खा रहे हो सुपारी, ऐसा कोई नहीं खाता। सुपारी आदमी ऐसा करके ऐसा खाता है, ये गुटखा की खाने की स्टाइल है जो मैं भी जानता हूँ। शक्तिमान में बच्चे को पकड़ा था मैंने, अच्छा 7 मिनट का सीन था, वो ऐसे से खा रहा था। मैंने कहा तू ये खाएगा ना, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा। तो ये टिपिकल गुटखा वालों को पूछो, वो लोग गुटखा की वो हाथ में नहीं रखते, शायद खराब हो जाता पता नहीं, वो लोग को वो जो पैकेट अब खाते हो। साहब यही दिखा रहे हो आप, शाहरुख खान कर रहा है ऐसा, अक्षय कुमार कर रहा है। जिन्होंने समझा उसने बंद कर दिया, राइट। अक्षय कुमार का भी काफी ट्रोलिंग हो गई थी इस मामले को, इधर तो हेल्थ की बात करते हो और इधर आप ऐसी चीज। वो रहेगा मैं तो सिर्फ सुपारी की ऐड कर रहा हूँ, पर उसको मालूम है कि सुपारी के थ्रू मैं उनके पान मसाला की ऐड कर रहा हूँ जो कि गुटखा है एक्चुअली। तो कुछ लोग समझते हैं, बट मुझे हैरानी है कि और भी एक्टर आते जा रहे हैं। शाहरुख खान आ गया उधर से, अजय देवगन आ गया उधर से। अरे आप फिट आदमी है आप, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं क्या होता है एक्टर को, मैंने तो एक मजाक में बोल दिया था, मैंने कहा देखिए और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, मैंने कहा और भी तरीके हैं ऐड में कमाने के। आप कितनी ऐड करते हो हर चीज़ की, अंडरवियर से लेके फिट है बॉस से लेकर आप दुनिया भर के जंप मारते हो, दुनिया भर की ऐड करते हो, उसके बीच में गुटखा की ऐड ना करो तो क्या आपका पैसे कम हो जाए, अरबों में कमाई हो रही। ये बात हमारा एक्टर जिस दिन समझेगा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ लाखों करोड़ों लोग मेरे को फॉलो करते, तो वो नहीं करेगा जो कर रहा है, जो मैं समझता हूँ। मैं इसलिए समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ। देखिए मैं फिल्म फेटर्निटी में अगर आप बोलो तो मैं घुलता मिलता नहीं हूँ, आपको मेरे को पार्टियों में कहीं नहीं मिलूंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे को नहीं बुलाएंगे या मैं उनसे काम नहीं करता, बट मेरे को नहीं पसंद, राइट। क्योंकि पार्टियों में कुछ नहीं होता है, गॉसिप्स होते हैं, बातें होते हैं, ड्रिंक होती है, शिंक होती है, जो मैं नहीं करता। बट मैं क्यों नहीं करता हूँ उसके पीछे एक और रीजन है। मेरे यहाँ पर भीष्म पितामह खड़ा हुआ है, मेरे यहाँ पर शक्तिमान खड़े हुए हैं, दोनों ने पॉजिटिव मैसेजेस दिए, हु द हेल एम आई टू ब्रेक दैट। तो मैं उस इमेज की कदर करता, इन लोगों को अपनी इमेज की कदर करनी चाहिए। साहब आप मसीहा हैं, राइट। किसी ने कहा सर हम तो एंटरटेन करते हैं, अरे नहीं साहब एंटरटेन नहीं करते आप, एंटरटेनमेंट तो आप भी करते बट एथिकल तरीके से करते। तो आपको मॉरली आपको अवेयर होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी जिस दिन सब मैं समझा धीरे धीरे ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको नहीं पैसे 10-20 करोड़ दिया जाए, सरकार को बोलना चाहिए बंद, और उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनके पास अरबों रुपए हैं। सरकार को भी राजस्व का अरबों राजस्व मिल रहा है, गुटखा से मिले या शराब से मिले, नहीं लेना। कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्ट, अगेन मैं वो बोलूंगा कि देश में बहुत बार बोल चुका हूं 20 योगी चाहिए। बुलडोजर फिरा दो इन सब चीजों के ऊपर, डरते किस बात से हो वोट? अरे साहब आप हमारी सेवा के लिए चुने जाते हो, आप हम मेवा खाने के लिए नहीं चुने जाते। मैं कई बार लीडरों को बोल चुका हूं कि आप जब आप हमारे राजा बन के नहीं आते, आप सेवक बन के आते हो, राइट। उसको भूल कर अभी लोग अरे इधर से करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, उधर से करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे देश का सोचो ना, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर वोट गलत है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वोट। भीष्म पितामह का सर आपने बात किया, तो भीष्म पितामह का आपने रोल किया था, रोल के साथ साथ वो महाभारत से आपने क्या सीखा? सर महाभारत से जो कुछ मैंने सीखा, लोगों ने महाभारत जिंदगी में पहली बार समझा होगा। हजारों लोग रामायण पढ़ते थे, महाभारत नहीं पढ़ते थे। आप किसी को भी घर में जाओ, रामायण पढ़ी मिलेगी, रामचरितमानस मिलेगा, महाभारत नहीं मिलेगा। लोग कहते थे, ये मुझे कहा गया था कि घर में महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। इसलिए किताबों में महाभारत की किताब नहीं होती थी। मेरे फादर ने रखी थी, कैसे रखी थी? गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत, इतने बड़े बड़े हिंदी में संक्षिप्त
महाभारत का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चाइल्ड पढ़ गया था। तो मैंने महाभारत से अगर कुछ सीखा है तो मैं पहले सीख चुका था। मैंने सीरियल के थ्रू इन लोगों ने सीखा है, क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि भाई उसके 7 पुत्र थे, 8वां पुत्र ये था, किसी को नहीं मारा। अच्छा, उनके 7 पुत्र थे शांतनु के, हाँ वो गंगा जाके बहाती है, ये कहानी किसी को नहीं मालूम। तो अगर आप मुझे सीखने की बात करो, मैंने शायद मदर की सेवा की है, फादर की सेवा की है बिफोर आई बिकेम देवव्रत। मेरे को वो रोल करने में कोई हिचक नहीं हुई कि ऐसा बेटा हो सकता है। पर आज का बल बोलेगा अरे यार कौन अपने बाप के लिए शादी तो नहीं करेगा पर अफेयर तो छोड़ेगा थोड़ी वो। मैं बोलता हूँ कि नहीं साहब, ऐसा बेटा हो सकता है जो देवव्रत था। तभी वो सत्यवती कहती कि तुम जैसा बेटा आज पैदा नहीं हो। मतलब मेरा ही प्रतिज्ञा है, परिणाम भी मेरा है। ऐसा कौन सा पुत्र है बताइए आज आप भीष्म पितामह के जैसे, जो शादी तो छोड़ो, मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, सब आज का बच्चा नहीं करे। 100%। तो आप बोलो कि मैंने उससे सीखा, नहीं साहब, उसके पहले से ही मैं फादर की भी सेवा कर चुका हूँ। उनको भी हॉस्पिटल लेके जाता था, मदर को भी लेके जाता था। मेरे संस्कार घर के, टचवुड सबसे छोटा भाई लड़का हूँ, मेरे संस्कार क्लब गोइंग संस्कार नहीं थे। मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता था। मेरे भाई सतीश भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी कोरोना में डेथ हुई है, लंदन में अमेरिका में रहकर वो शराब नहीं पिया उन्होंने। उनकी लैंड लेडी ने जब वो निकलने लगे मैनचेस्टर से, बोला बेटा सन आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अंदर जाके फटाफट वो शैंपेन की बॉटल लेकर आई, दिस इज फॉर यू। तो उस वक्त यंग था, MSc टेक कर, बोला लेडी आई कांट टेक दिस। क्यों? माई फादर एंड मदर टोल्ड मी कि बेटा तुम वहां जा रहे हो तो ये सब चीजें नहीं करना। वो रोने लगी, औरत ओल्ड थी। तुम्हारे पेरेंट टोल्ड मी एंड यू एक्सेप्टेड इट। वहां कोई नहीं एक्सेप्ट करता। वो हैरान हो गई कि तेरी मदर फादर ने एक बार बोल दिया मत पीना तो तुम नहीं पीते हो। ये हमारे देश की परंपरा। तो उस घर में अगर मैं एक्टर बन गया इसलिए पीऊँ, मेरा प्रिविलेज है, मेरे को कभी कन्विंस नहीं हुआ। और मुझे वैसे भी माफ करना, मैं लोगों को निराश, शायद अभी आगे ना बोलते मेरी बातों को, लोगों को बुरा लगता होगा। हर पीने वालों को बोलूं, इस पीने की ड्रिंक में कुछ नहीं है, इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती, क्यों पीते हो आप इसमें? इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके लिवर की ऐसी की तैसी कर देता है। ये लिवर आपका एक 75 एक जो टिन आप पीते हो बियर का, उसको लगते हैं 45 मिनट्स उसको कमज़ोर कम करने के लिए, हार्मफुल। अगर आप पीते जाओगे आपके लिवर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। साहब ये सब चीज़ें जानने के बाद में भी आप शराब क्यों पियोगे? तो शायद मैं अवॉइड कर गया। सिगरेट कुछ नहीं है, अंदर जाके आपके लंग्स खराब करती है। ये नॉलेज, मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है शरीर मंदिर है। आज आपने छेड़ दिया तो बता दूं आपको, 15 साल से लिख रहा हूँ मैं। शरीर मंदिर है। शरीर मंदिर। शक्तिमान के टाइम मैंने 2006 में शुरू किया था, आज तक अभी तक इनकम्प्लीट है। जहाँ मैं बच्चों को, गांव के बच्चों को स्पेशली, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सिंपल वे से बताना चाहता हूँ। लंग्स क्या है, लिवर क्या है, हार्ट क्या है, खाना कैसे पचता है, सब किसी को नहीं मालूम। लेकिन जैसे आपने बात की, ड्रिंक्स है, स्मोक है, गुटखा है। आपके ज़माने में जब आप एकदम टॉप पर थे, जब आपने महाभारत का रोल किया, शक्तिमान का रोल किया, तो आदमी का एक लेवल पहुंच जाता है। और उस टाइम अपना स्टेटस रखने के लिए लोग ड्रिंक करते थे, पार्टीज में जाते थे, गुटखा खाते थे। तो आप ये सबसे, मैं उस वक्त भी कोई मुझे इंप्रेस नहीं कर सका साहब। मेरे को कई बार बच्चे लोग बैठते सामने, सर एक दोस्ती के लिए एक पैग ले लो। उस वक्त की बात करो, आज नहीं। मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। मैंने कहा देखो, अगर आपकी दोस्ती इस पे डिपेंड करती है तो आप अपनी दोस्ती को अपने साथ रखिए। मैं कोक पीऊंगा, आप ड्रिंक पिए, विल टॉक। उस जमाने में कोक पीता था, तो मैं मना कर दिया क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा कि शायद मैं फिजिकली भी पसंद नहीं करता था, उसकी स्मेल भी नहीं पसंद करता था, और उसके इफेक्ट्स भी मुझे मालूम है कि आपका ब्यूटीफुल होश खो देते हो आप। राइट। वो शायद मैंने योगा किया था मैंने उस ज़माने में, जल्दी कॉलेज के ज़माने। तो उस ज़माने में ये स्टेटस सिंबल था। ड्रिंक्स चलती थी सर। अगर आप डिफरेंस मुझे पूछो ना, 2025 की पार्टी, उस ज़माने में रेव पार्टियाँ नहीं होती थी। उस ज़माने में ड्रिंक वॉज द ओनली थिंग। और उस ज़माने में ड्रग्स नहीं होते थे। उस ज़माने में अगर हाजी मस्तान, जो हमारे ज़माने के सबसे बड़े माने जाते थे, डॉन माने जाते थे, और लोग उनको साथ अच्छी इंटरेक्शन था, सब उस ज़माने में सोने की स्मगलिंग तक सीमित था। नो ये सब चीज़ें ऐड हुई है बाद में, ड्रग्स की स्मगलिंग। देखो इतनी सी पैकेट का भी आपको 1 करोड़ मिलता है साहब। राइट।
वो उस वक्त नहीं, उस वक्त ड्रिंक्स था। शराब पी के, माफ़ करना मैं आज के लोगों को नहीं बोलूँगा शराब पी के आप बुरा कर रहे हो साहब, हमारे बड़े बड़े एक्टर उस ज़माने में पीते थे। के.एल. सहगल, उनकी मौत ही, वो पीकर गाना गाते थे, उनको शौक था एक बंगला बने न्यारा साहब। ड्रिंक उनके उस ज़माने में, लेकिन ड्रिंक कम हार्मफुल है। ड्रग्स एक बार आकर अंदर गई ना, आप निकल नहीं पाओगे, आप उसके गुलाम बन जाओगे। आपका लड़का अगर किसी ने कुछ नहीं दिया पैसा, मार देगा गोलियों। ड्रिंक में ऐसा नहीं, ड्रिंक में एकदम उसके आप क्या तू समझ। पहले के जमाने में लोग ड्रिंक करते थे तो भी एक शौक के हिसाब से और होश में। शौक भी था, देखो नशा भी होता था, पर नशे के बाद क्या, ज्यादा से ज्यादा ये गया तेरे बाद छोड़ेगा नहीं करके गिर जाते थे। आज का बच्चा ड्रग्स घुस गया अंदर ना, ड्रग्स के लिए उसको इतनी तलब होती है जो शराब की तलब से 50 गुना ज्यादा है। राइट। उसको उस वक्त इवन अमेरिका में बोलते हैं, इफ यू गो आउट कीप $35 to $40 इन योर बॉडी इन योर, मतलब क्यों बोला, कोई रास्ते में आगे पूछेगा हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, आप बोलोगे नहीं है मेरे पास, आपको ठक करके गोली मारेगा या चाकू मारेगा। उनको ड्रग्स चाहिए होता, उनको अर्जेंसी होती है। ओहो, ये आपको गुलाम बनाती है। इसके लिए अगर किसी बाप को मालूम पड़े उसका बेटा ड्रग्स लेता है तो उसको भड़कना नहीं चाहिए, जो हमारे इंडस्ट्री में हो रहा है। अरे मेरा बेटा ड्रग्स लेगा, मेरा बेटा, अरे साहब वो बिगड़ गया है लोगों की संगत में। अब आप उसकी फिक्र कीजिए, हॉलीवुड में एक्टर लोग जाते हैं रिहेबिलिटेशन, उसको रिहैब बोलते हैं, 6 महीने 3 महीने जाके रिहैब में जाके अपने अंदर से ड्रग्स निकालते हैं। साहब हमारे यहाँ पर किसी को बोल दो ना कि तेरे बेटा ड्रग ले रहा है तो वो भड़क जाता है, लाल पीला हो जाएगा। अरे आप अपने बेटे की भविष्य खराब कर रहे हो। You should be bothered that boy will not do anything after 14-15 years. He will be just like this because वो ड्रग उसकी खा जाते। तो ड्रिंक और ड्रग में अगर तुम बोलो तो ड्रिंक फिर भी चलती थी, लोग पीते थे, नशे में होते थे, लेकिन ड्रग्स नहीं था उस ज़माने में। उस ज़माने में ये सब जो गलत चीज़ें हमारे यहाँ घुस गए, रेव पार्टी में छोटे छोटे, उस ज़माने में एक LSD शुरू हुई थी, एक LSD करके एक मैंने सुना था उस ज़माने में कि आप खाओ तो पूरा एकदम आपको सब दुनिया घूमते घूमते निकलते, तो उनको मज़ा आता था। बट साहब अभी तो बच्चों को खिलाया जाता है, पार्टियाँ होती है, क्योंकि ड्रग्स इज अ बिग बिजनेस, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। आप जब महाभारत में काम करते थे, सर मैं महाभारत पे आऊँगा, आपने B.R. चोपड़ा के साथ काम किया है। B.R. चोपड़ा उस टाइम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में आपको क्या डिफरेंस दिखता है सर? स्टोरी टेलिंग, चोपड़ा साहब स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते थे। आज के लोग आइटम में बिलीव करते हैं। आजकल वो लोग सीक्वल में बिलीव करते हैं। चोपड़ा साहब कोई भी फिल्म बनाते थे तो उसकी कहानी को, जैसे एक बच्चे को सुना रहे हो, उसकी कहानी में पूरा उसमें देते ना, उसकी कहानी में पूरा एक स्टार्ट से लेके मिडिल के लेके एंड होता था। अभी बीच में स्टार्ट और मिडिल में 4 गाने आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता। हीरो नाच रहा है स्विमिंग उधर जाके बीच के ऊपर। कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग का जो, बिकॉज फिल्म हमेशा कोई भी चीज़ चलती है तो कंटेंट पे चलती है, स्टारों पे नहीं चलती। आज के डायरेक्टर अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, वेरी फास्ट हैं, टेक्निकली एडवांस्ड हैं, उनको जो नॉलेज है हमको नहीं था उस ज़माने में। लेकिन साहब आपने कंटेंट में मिस कर गए हो, आप गलत कंटेंट दिखा रहे हो। महाभारत से पकड़ो, आपको 200 स्टोरी मैं निकाल के दे सकता। तो चोपड़ा साहब गुमराह देख लो, उनकी धर्म पुत्र देख लो, उनकी महाभारत तो ढाई है, पर आप उनकी फिल्में देखो, उस जमाने में समझ के फिल्म बनाते थे। उनको टेक्निकली इतना कुछ शोषा नहीं होता था उनकी फिल्म में, बट कहानी कहे जाते थे। तो आज का डायरेक्टर कहानी से बच रहा है। आज के स्टार को जितना पैसा नहीं मिलना चाहिए, स्टोरी राइटर को मिलना चाहिए। राइट सर। महाभारत आपने किया है, भीष्म पितामह का रोल किया है। भीष्म पितामह का रोल करने के बाद आपको किसी डायरेक्टर का शक्तिमान के लिए रोल ऑफर करना एकदम डेंजर हो जाता है ना, कि आपने ये रोल किया और सीधा आप ये रोल कैसे करोगे। तो वो आप फिर ये नहीं जानते कि शक्तिमान भी मेरा प्रोडक्शन है। मुझे किसी ने शक्तिमान बनाने के लिए ऑफर नहीं किया मेरे को। ओके। महाभारत के बाद में शक्तिमान। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाए कि आपने भीष्म पितामह का रोल किया? ये इंटरेस्टिंग करेक्ट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि जब मैंने महाभारत की थी, उस महाभारत के बाद में मैं फिरोज खान का बाप बन गया था यलगार में। दे स्टार्टेड कॉस्टिंग में, अरे आप तो पितामह। साहब मुझे याद है कि
मैं महाभारत के पहले मैंने रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल करके मैंने कम से कम 15 फिल्में एज ए हीरो साइन करके रखी। अभी भी डब्बों में पड़े हैं 4, 5, 6 फिल्म। उसके बाद महाभारत आई तो मैं बन गया पितामह। तो मेरा इमेज चेंज हुआ, तो मेरे को 25 फिल्में ऑफर हुई, जिसमें से मैंने 25 में से सिर्फ 3 एक्सेप्ट की, अपना सौगंध, सौदागर और तहलका, द बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन साहब उसके बाद फिर आगे चलते रहे, तो कोई मुझे करिश्मा का बाप बना रहा है, तो कोई मुझे बॉबी देओल का फादर का रोल कर रहा है, कोई मुझे ये रोल कर रहा है। और मैंने ले लिया, क्योंकि मैं रोल अच्छा होता तो करता हूँ। फिरोज खान के बाप का भी रोल मैंने इसीलिए नहीं किया कि फिरोज खान साहब बना रहे हैं, मैंने उसको मना किया पहले, फिर कन्विंस किया, सर आप सुनिए स्टोरी। मालूम पड़ा कि फिरोज खान साहब के बाप की स्टोरी है ये। राइट। ये जो है ACP अश्विनी कुमार की स्टोरी है। और वो मैंने इसीलिए हाँ करता गया। एक ज़माने में मुझे याद है मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं जीतू भाई के फादर का भी रोल करने को तैयार हूँ, बट किंतु स्टोरी जीतू भाई के फादर की होनी चाहिए। तो एक टाइम आया जब मैं चोपड़ा साहब के ऑफिस में, मैं और मेरा डायरेक्टर भी था, दिनकर जानी मेरे साथ थे, ऐसे हम जाते रहते थे आफ्टर महाभारत। तो मुझे गूफी पेंडल बैठा था, बोला तुम भीष्म पितामह की इमेज नहीं तोड़ पाओगे। मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है, मैं दाढ़ी मेरे को लग गई है, दाढ़ी निकालना मुश्किल है मेरे। बोला दाढ़ी तेरे को बहुत सूट करती, दाढ़ी के बगैर ना करी कोई फिल्म। पर हुआ क्या, जब उन्होंने कहा कि तुम इमेज नहीं तोड़ पाओगे, तो डायरेक्टर ने कहा, शायद पता नहीं मैंने कहा, बोला हम कोशिश करेंगे। तो जब 8-10 साल 97 शक्तिमान बनी हमारी, और 89 में महाभारत बनी, 8 साल 7 साल का डिफरेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट करते मैं बहुत सारी फिल्में, 60 फिल्में कर गया उस दौरान। मैंने काफ़ी फिल्में मैंने अटेंड की, राजा, बड़ी फिल्म, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को वो फादर ऑफ ये तो हमको एक रोल दिमाग में आया था कि जैसे मेरे डायरेक्टर दिनकर जानी ने ये बात, हम जब राजश्री की फिल्म करता था उस ज़माने में, बिफोर इवन महाभारत, कि एक आज़ाद फिल्म आती थी दिलीप साहब की, वो चढ़ के छत्ते पे आगे ऐसे बैठ जाते थे, लोग बोलते कौन आज़ाद आ गया। वो आता था घुंटा डुंगो मार के फिर टक टक भाग जाता, तो लोग बोलते थे ये आकाश है, ये आकाश से आता है, आकाश में चला जाता है। तो इसके ऊपर हमारे दिनकर जानी साहब जो है ना, वो कॉमिक्स के दीवाने थे, उनके और ट्रंक भर के कॉमिक, उनको सुपरमैन दिमाग में आया, सुपरमैन और इसको मिक्स करके कि एक आदमी आकाश से आता है और उड़ के चला जाता है। तो उसके दिमाग में वो कंसेप्ट था, जिसको हम लोग बैठे डिस्कस करते करते, कुंडलिनी से बना हुआ यौगिक सुपर हीरो, और हमने जाके राजश्री के राज बाबू को भी सुनाया उस ज़माने में, जब मैं बिफोर महाभारत, उन्होंने हाँ भी कही फिर ना कर दी गोबर। मुझे वो रोल जब मिला तो मैंने कहा चलो करते हैं। गंगाधर के लिए भी हमको ऑडिशन किया दांत लगा के। तो हिम्मत क्या, मतलब वो स्क्रिप्ट टेरिफिक थी। और ऐसा तो नहीं है कि मैं भीष्म पितामह जब बना था तो मैं 10 साल छोटा था, तो अभी मुझे कोई डर नहीं है कि मैं छोटा रोल कर सकता है। देखो एक्टरों की कोई एज नहीं होती। राइट। इमेज को शक्तिमान ने तोड़ा, 100% तोड़ा। तो वो हमने हिम्मत की, और देश में कोई सुपर हीरो नहीं था। बच्चे लोग बाहर के सुपर हीरो देखते थे, कैप्टन प्लैनेट से लेकर बैटमैन से ले सुपरमैन, स्पाइडरमैन। हमने वो हिम्मत की, वो बनते स्टोरी बनते पहला एपिसोड हिट हो गया, पंचभूतों से निकला हुआ। तो आप कह सकते हो कि हमने कोशिश की, तो एक और मेरा रूप निकला, और कुछ नहीं। आज भी मैं भीष्म पितामह को बंद नहीं कर पाया हूँ। आज भी बड़े लोगों में से उम्र के बड़े आके मुझे बोलना पड़ता है आयुष्मान लो, और एक बच्चा इधर से आता है बोलता है ए उड़ के दिखाओ ना। मेरे दोनों इमेज कॉन्जिक्यूटिवली चलते हैं, 2 इमेज किसी एक्टर के नहीं मिलेंगे। इतना डिफरेंस सवाल ही नहीं आता। डिफरेंस तो है, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं आप, पर मैं बोलूं कि किसी के भाग्य में 2 इमेज नहीं है, चाहे गब्बर सिंह हो चाहे वो। सर आप इसके लिए 2 इमेज नहीं है कि इतना वेरिएंस वाला इमेज करना एक्सेप्ट ही नहीं कर पावे आदमी, बहुत मुश्किल है सर। एक्सेप्ट तो कर, भीष्म पितामह का रोल करने के बाद सुपरमैन का रोल करना, जैसे चोपड़ा साहब ने कहा तुम तोड़ नहीं सकोगे, वो हिम्मत की मैंने, वो हिम्मत किया आपने 100%। और मैं बिलीव करता हूं कि एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। Right. तो शक्तिमान करते करते कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं 160 साल के बूढ़े का रोल कर चुका हूं। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि मेरी किस्मत में वो रोल आया है ना, मेरे को ऐसा तो नहीं आया, ऊपर से आता है। ये सब जो रोल बहुत पॉपुलर होते हैं वो हिस्ट्री ऊपर से बनती है, चाहे वो मेरे लिए भीष्म पितामह हो, चाहे मेरे लिए शक्तिमान हो, वो इधर से नहीं बना, ऊपर से बना है। डेस्टिनी आपको बना। तो मैं जब एक एक्टर की बात करता हूँ, या तो वो
गब्बर सिंह बन के मर जाते हैं, एंग्री यंग मैन बन के, आज भी अमिताभ जी के एंग्री यंग मैन की रोल है। थर्ड एक्टर पकड़ो कोई भी, शमी कपूर याहू की इमेज है, राजेश खन्ना की अपनी इमेज है, सर एक इमेज। आपकी 3 इमेज हैं। मेरे 2 है, तीसरी नहीं, तो आप मानो मत मानो, तीसरी वाली रियल तीसरी इमेज आ तो- रही है ना सर। तीसरी में मेहनत हुई, मैं समझता हूँ। तीसरी में मेरी रियलिटी, मेरे को जो आप बोलते हैं कि आप डरते नहीं हो, बोल जाते हो, शायद मेरे को लगा कि ये भी एक कला है। और मैं 100% मेरे में एक बुराई है कि मैं जो भी काम लेता हूँ ना, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, फिर मैं उसको सीरियसली लेता तीसरी इमेज आपकी इसके लिए बनी है कि सर पहली इमेज में आपने एक्टिंग की, दूसरी इमेज में आपने एक्टिंग की, तीसरी इमेज में आपने खुद को बाहर। रियलिटी बेस है, यस। उसको भी इतना आसान नहीं होता, 100% नहीं होता। हाँ, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, 100%। आप नहीं बोल सकते। सर महाभारत के आपके कोई पसंदीदा 2-3 डायलॉग हम भी सुन ले वही स्टाइल में? एक नहीं, भरे पड़े हैं मेरे। तो मुझे 2-3 तो ऐसे सुनना है कि आज ऐसा महाभारत सामने आ जाए पूरा। देखिए, गांधारी आती है और आके पितामह को कहती है चीरहरण के बाद में, आप आदेश क्यों नहीं देते? अब धृतराष्ट्र को आदेश क्यों नहीं देते? पितामह आप, वो बोलता, मैं आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, आदेश देना मेरा धर्म नहीं। और परछाई शरीर से लंबी लगे, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। वाह। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं कि धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। अब देखिए क्या डायलॉग्स थे वो। सर आपकी लाइफ में मैं आपको आपके सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन तरीके से आपको देता हूँ कि किसी भी आदमी ने ना ओरिजिनल शक्तिमान नहीं देखा है, किसी भी आदमी ने ओरिजिनल भीष्म पितामह को नहीं देखा है, लेकिन जब भी किसी आदमी के दिमाग में भीष्म पितामह का नाम आता है तो आपका चेहरा आता है। जब भी किसी आदमी के दिमाग में अगर शक्तिमान का नाम आता है तो आपका चेहरा आता है। श्रेय भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने दिया। इट इज यू प्लेड अ रोल, बट लोगों के दिमाग में अगर वो इमेज, अगर किसी आदमी को इमेजिन करना है तो आपको इमेजिन करते हैं। देखो, महाभारत में कृष्ण को जानते हैं लोग, अर्जुन को जानते हैं लोग, राम को जानते हैं, रामायण में भीष्म पितामह को जानते थे कि हाँ एक थे, बूढ़े थे, प्रतिज्ञा ली थी, फिर बाणों के शय में सो गए। बीच में जो कुछ किया था वो डॉक्टर राय साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा, BR चोपड़ा, मुकेश खन्ना को करने को दिया। मेरे पास जब आए तो मैंने उसको परफॉर्म किया। अपॉर्चुनिटी नॉक होती है, आपको करना पड़ता है। मैं 2 साल तक हमने रोल को जिया, शायद इसलिए वो रोल ऐसा बन गया कि लोगों को मालूम पड़ा कि कोई रेफरेंस नहीं है भीष्म पितामह। आप जो बोल रहे हैं ना कि मेरे पहले भीष्म पितामह किए हैं कुछ महाभारत, एक फिल्में बनी है, बट वो खड़े रहते थे, ऐसे खड़े रहते थे। यहाँ पूरी कहानी डॉक्टर साहब ने पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो इसलिए शायद मेरी किस्मत में ऐसा रोल नहीं मिलता, भाग्यशाली कोई ऐसा रोल मिलता है। मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ साहब, मेरी किस्मत में लिखा होगा क्योंकि मेरे को दुर्योधन ऑफर हुआ था। ओके। और मैंने कहा साहब मैं विलन नहीं कर सकता। दुर्योधन ऑफर हुआ था, अर्जुन कर्ण मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। जब मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन था 15 हीरो का, फिल्मों का हीरो, मैं भी गया, धोती पहनकर, मूछ लगाकर, मुकुट पहनकर, मैंने डायलॉग बोले, चोपड़ा साहब बोले मैं तुमको वन ऑफ द बेस्ट रोल देना चाहता हूँ। उनको वो 1 मिनट का ऑडिशन पसंद है। साहब मेरे को अर्जुन नहीं मिला, मेरे को कर्ण नहीं मिला, मेरे दिमाग में दुर्योधन ऑफर किया मेरे को। मैंने कहा अरे मैं मारूंगा मैं। साहब मेरे द्रोणाचार्य हाँ कह दिया एक बार। ओके। द्रोणाचार्य का मुहूर्त भी हुआ, द्रोणाचार्य में बैठा भी हुआ। किस्मत में आयुष्मान भव कहने लिखा था, वो रोल अभी सुरेंद्र पाल ने किया और मैंने भीष्म का किया। तो डेस्टिनी। आपने बहुत लंबा टाइम इंडस्ट्री को दिया है सर, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किस आदमी के साथ काम करके आपका हुआ है? आप कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम भी किया है। डड्डू सिप्पी होवे, सुभाष घई होवे, इंदु ईरानी होवे, दीपक बारी होवे, और जगदीश शर्मा से, और भी जो उस ज़माने में पॉपुलर थे सब, उनके साथ काम किया मैंने। अल्टीमेटली यहाँ पर आते आते फिर मैंने, अगर आप देखा जाए तो रिसेंटली मैंने देवानंद साहब से भी साथ काम किया। एक फिल्म, सेंसर फिल्म, मेरे को एक सीन के लिए मैंने को पकड़ा। ओके, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, आई वांट यू टू डू कैमियो फॉर मी। अब देव साहब बोले तो क्या मना करेंगे। मैंने भी वो अभी तक फिल्म देखी नहीं, बट इट वाज वन सीन, मिलिट्री ऑफिसर और जो डांटता है उन लोगों को, जो क्रांति, उनको आतंकवाद। अब मज़ा अगर कहीं भी कहीं आया है तो आई वुड से कि आई एंजॉयड डूइंग विद
ऑफकोर्स चोपड़ा साहब से भी 2 कदम आगे बोलूं तो रवि चोपड़ा, बिकॉज द होल महाभारत वॉज डायरेक्टेड बाय चोपड़ा साहब ऑन द फील्ड, और रवि चोपड़ा ऑन द फील्ड, चोपड़ा साहब इन द ऑफिस, म्यूजिक करना, वो करना, एडिटिंग में बैठना, स्टोरी पे सुनना, वो करना। तो मेरे को जो कॉन्टैक्ट हुआ ना रवि चोपड़ा, वेरी नाइस पर्सन, आके बैठे बोले, और वो ऐसा करता, जब मैं होता मैं विवश हूँ तो लोग बोलते थे वो ऐसे से करते थे, खुद भी ऐसे नहीं इन्वॉल्व हो जाता था रवि चोपड़ा, वेरी नाइस पर्सन। बट अगेन राजकुमार संतोषी ऐसे डायरेक्टर से काम कर चुका हूँ, उसकी भी मैं तारीफ करूँगा, उनकी भी, क्योंकि वो आके पूछते थे मुकेश जी आप क्या करेंगे इसमें, अब इसमें कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, एक वो करना। और टू सर्टेन एक्सटेंट टू इवन अनिल शर्मा, तहलका मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानूंगा, क्योंकि उसने मुझे 60 फिल्में दी, जो अगेंस्ट धर्म जी, अगेंस्ट नसीरुद्दीन शाह, मेरा जो मेजर रणजीत सिंह का एक पैर कटा हुआ है, तहलका, वो आज भी मैं देखता हूँ, काफ़ी मेहनत की हुई। तो डायलॉग थे मेरे, शेर थे, बदलने वाली हम चीज़ नहीं, अरे हम मर्द है कोई कमीज नहीं। इसमें उसकी एंट्री थी, टू द एंड में जाके बोलता है कि माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं है हम, मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं है हम। धर्म जी के सामने पूरा मरने के टाइम पे जो गोलियां चल, अनिल शर्मा के साथ भी काम करने में मज़ा आया, बट उनका डायरेक्शन का स्टाइल एकदम अलग, और इधर हर डायरेक्टर का अलग अलग होता है। अभी देखो अनिल शर्मा को मैं बहुत हिट फिल्म हो गई थी अब तहलका, बट अब देखिए उस सीन में जहाँ पर मैं लास्ट में डायलॉग बोल रहा हूँ, एक और लेते मुकेश जी, एक और लेते, मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1.5 पेज का सीन, धर्म जी यहाँ पर, नसीर यहाँ पर, यहाँ पर, और मैं एक पाँव में बांध के उछल के बोल रहा हूँ डायलॉग। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम था, नहीं वो क्या है ना कि वो आप जब इसके वो आप जिसको जब ये कर रहे, आप कर लीजिए, आपको मालूम है आप अच्छा कर ले। कुछ लोग डायरेक्टर को, उनको सेंस होती है कि अच्छा है बुरा है, दैट्स ऑल, और कुछ डायरेक्टर आपके कान में आके बोलेंगे आपने जो ऐसा किया ना, आपकी आंखें थोड़ी ऐसी हो गई थी, आपका मुंह थोड़ा सा ये हो गया। दिस इज द डिटेलिंग ऑफ अ डायरेक्टर, लाइक बापू के बारे में मशहूर था जब उन्होंने, कुछ डायरेक्टर की स्टाइल अलग होती है, कुछ डायरेक्टर चाहते हैं कि एक और 19 रिटेक सुभाष घई ने दिलीप साहब से लिए हैं, वन मोर एक्सीलेंट, हम लोग थक जाते थे, और यूसुफ भाई एक और स्टाइल में फिर वेरी गुड एक्सीलेंट वन मोर, और सुभाष घई का यही स्टाइल था। फिर बाद में एडिटिंग में वो 19 में से कौन सा रखें, मेरे को भी कहा था मुकेश, यूसुफ भाई जब एक सीन करते हैं ना तो इतने वेरिएशन देते हैं ना कि मैं समझ नहीं पाता कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं, तो क्या है कि तुम ये और क्या है कि तुम वो, उनकी इतने वेरिएशन होते। सो डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑन द शिप। लकीली आई वर्कड विद ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के बड़े नए डायरेक्टर हैं, उनके साथ अभी तक काम नहीं किया, जो आजकल जो एड फिल्मों से बने हुए डायरेक्टर आए। आई वुड लाइक टू वर्क विद देम, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं से लोग मुझे बोलते हैं आप जैसा एक्टर OTT में क्यों नहीं है। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं मांग नहीं रहा हूँ काम, राइट। किसी ने मुझे डरा दिया मेरे को बोल के अभी कल परसों, मैंने कहा लोग बोलते हैं आप जैसे एक्टर OTT में क्यों नहीं है। मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं, बोलता नहीं आपकी कोई गलती नहीं सब। मैंने कहा मैं मांगता नहीं शायद, बोला नहीं उसकी वजह से नहीं, बोला पता है क्या आपकी इमेज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, वो सोचते मैं रोल दूं तो उसके हिसाब से वहां पर बोलते। मैंने कहा हो सकता है शायद मैं अपनी इमेज को कम तो नहीं कर सकता, मैं कम तो नहीं कर सकता। मैंने कहा जो आता है मेरे पास मैं ओपनली बोलता हूँ आपको मेरी जरूरत होनी चाहिए, मुझे आपकी जरूरत होनी चाहिए, तब मजा आएगा काम। ये नहीं कि आप मेरे पे एहसान करें, बड़ा डायरेक्टर को फर्क नहीं पड़ता मेरे रोल मैं क्या कर रहा हूँ बताइए। और मैंने इस शोशा बनाया मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज, गॉडफादर का डायलॉग था मार्लन ब्रांडो का। तो इसीलिए शायद मैं चूज ही हूँ, इसलिए शायद ये रीज़न हो, और कुछ रीज़न तो मैं समझता नहीं हूँ। ग्रेट सर, इतने सालों का जो आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है, 2 सवाल एक साथ में, कि उसमें अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर आपको प्राउड फील हो कि मैंने ये लिया है, और कोई ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने ये क्यों लिया। आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसा रोल लेकर पछताया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुनने के बाद करता हूँ। मैंने अगर कोई मेरी फिल्में उस जमाने में नहीं चली थी तो आप अगर उसको विश्लेषण करोगे तो मालूम पड़ेगा मुकेश खन्ना ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिल्म बनती है पूरे के पूरे सेटअप पे बनती है, टीम में बनती है।
फोटोग्राफी, डायरेक्शन, ये वो। मेरा काम अब रूही में, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, उस जमाने की मेरी 4 फिल्में, महाभारत। आप बोलो कि लड़के में दम है, किसी ने कहा था कि लंबा लड़का आ गया, मेरे को कहीं अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं हर आदमी को पूरी कहानी नरेशन सुनता हूँ। हाँ, अगर कोई फिल्म नहीं चली तो मैं उसका रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि वो मेरी वजह से नहीं चली, ऐसा नहीं है। फिल्म में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आया होगा। अगर आप बोलो कि मेरे को कभी फील हुआ, प्राउड हुआ, तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ तक कि मैंने हॉलीवुड की फिल्म भी मना कर दिया। ओहो। मतलब इंटरेस्टिंग बात थी, मधुर जाफरी करके मशहूर है कि सैयद जाफरी की वाइफ, वो कास्टिंग डायरेक्ट्रेस है हॉलीवुड फिल्मों की, और उसने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 30 years 20 years, मुकेश, शायद महाभारत की बात है, सेंड योर फोटोग्राफ एंड योर प्रोफाइल, वी आर मेकिंग कृष्णा। मेरे मामी ये आया माथुरा जी को बना रहे होंगे, व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म, कहीं भीष्म तो नहीं बना रहे मेरे को कोई। नो, यू सेंड योर प्रोफाइल एंड फोटोग्राफ, बिकॉज वो लोग समझते हैं हॉलीवुड है तो लोग गिर जाते हैं पैर में पड़ने। मैंने कहा यार मैडम, बट व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म। मैं कभी पर्सनली मिला नहीं उनसे, फोन पे। यू सेंड योर फोटोग्राफ एंड प्रोफाइल। मैंने फिर किया, पर मैं कर क्या रहा हूँ फिल्म में, इंग्लिश में बात हो रही थी। आई कुड हियर टॉकिंग टू हर हस्बैंड मधुर, ही इज आस्किंग समथिंग, तो मधुर सैयद जाफरी फोन पर है, मुकेश, शी इज नॉट आस्किंग फॉर अर्थ, शी इज आस्किंग जस्ट फॉर योर प्रोफाइल। मैंने कहा सैयद भाई, इवन आई एम नॉट आस्किंग फॉर अर्थ, आई एम आस्किंग फॉर स्क्रिप्ट, व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म। वो समझ तो गए, एक्टर थे खुद इतने बड़े। मुकेश क्या है, वो स्क्रिप्ट शशि कपूर जी को दी हुई है, तो उस वहां से आती है तो मैं आपको भेजता हूँ। मैंने कहा फाइन, कोई रिग्रेट नहीं कि मैं हॉलीवुड का ऑफर मैं टाल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को बाद में मालूम पड़ा ना, उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी और अल्टीमेटली मालूम पड़ा फिल्म बनी हॉलीवुड में कृष्णा के नाम से, और वो कोई माइथोलॉजिकल नहीं थी, एक ओल्ड मैन कृष्णा, उसके ऊपर पूरी स्टोरी थी। और वो रोल किया सैयद जाफरी जी ने खुद, और उसके ऊपर उनको सर जाफरी का अवार्ड मिला। आज जो सर सैयद जाफरी का जो उनको एक रुतबा मिला। तो इसमें आप बोलो कि मुझे अफसोस होना चाहिए, अरे यार मैं कर देता तो मुझे भी होता सर मुकेश खन्ना है, पर सब कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैं शायद मूर्ख हूँ, पता नहीं क्या, मेरी एम्बिशन नहीं है, मैं सोचता और कुछ नहीं। सर, शक्तिमान आपने इतने साल किया है, बच्चों के आप फेवरेट थे, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो और आप बहुत एकदम मेमोरेबल, बट स्पेशली कुछ जिसमें कभी कभी होता है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, तो वैसा कोई मोमेंट सर? अच्छा फील करना वाला मोमेंट तो नहीं है, बट रियलाइजेशन के मोमेंट्स बहुत आए हैं। मतलब शक्तिमान में जो डाला हमने सीरियसली, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, 100-200 मैसेजेस हैं। ए राजू, वो बाथरूम से निकल रहा है, पैंट को अपनी निकर को ठीक कर रहा है, आवाज़ आती है सिर्फ, नो शक्तिमान। फ्लश किया, सॉरी शक्तिमान अंदर जाके फ्लश करता है। इस तरह के मैसेजेस तो बहुत किए हैं। लेकिन एक मदर मेरे पास आके खड़ी हो गई, एक बहन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बोलिए बहन जी क्या बात? नहीं, हम बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा मेरी बहन बोलती थी मेरी माँ क्या शुक्रगुजार है? बोलते मेरा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे, दूध नहीं पीता था, वो आज 3 बार हंस के दूध पीता है, कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दैट वॉज अ पॉइंट ऑफ आवर रियलाइजेशन, नॉट ओनली मी बट इवन द टीम ऑफ शक्तिमान, कि शक्तिमान की बात बच्चे सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग और जिम्मेदार हो गए। वो शरीर मंदिर है बनाया हमने, छोटे छोटे मगर मोटी बातें बनाई। मैसेजेस देता था, शनिवार को स्कूल बंक करके नहीं आने का, अगर शनिवार नहीं है तो ट्यूसडे तो है। यहाँ भी देखिए मेरे को एक अजीब रियलाइजेशन मिला मेरे को लेटर के थ्रू। एक बाप का लेटर आया, आपको मालूम उस जमाने में शनिवार को आता था 11:30 से 12:30, और रात को मंगलवार को 10:30 से 11:30 रिपीट टेलीकास्ट। हमने कहा था चलो जो उधर नहीं देखेगा इधर देखेगा। साहब मेरे को मैसेजेस आए सर, हम एक बाप ने लेटर लिखा, मेरा बच्चा शनिवार को स्कूल बंक करके आता है, क्योंकि उस जमाने आधे स्कूल ऑन होते थे, हम मारते थे उसको, बहुत डांटते थे। सर अगले शनिवार फिर भाग के आता है, उसको शक्तिमान देखने का 11:30 बजे। साहब आपने, मेरा बेटा ये करता है, तो मैंने पढ़ा उसको, तो मैंने कहा चलिए, मैंने नेक्स्ट एपिसोड में मैसेज दिया। मैंने कहा देखिए सुना है बच्चे स्कूल बंक करके आते हैं, मत बंक करिए, अगर आपको शनिवार को देखने को नहीं मिलता है, मंगलवार तो है,
बोल के चला गया। मैं मैसेज देखता उस मैं आता था बिगिनिंग में, एंड में बस साहब 1 महीने बाद उसी आदमी का लेटर आया, सर आपका बताऊं मेरा साहबजादा स्कूल बंक करके नहीं आता है, और मैं देखता था कि इस बार भी नहीं आया शनिवार को, और फिर वो मंगलवार को रात को बैठ के देखता था 12 बजे तक, क्योंकि 11:30 बजे तक था। तो मैंने पूछा इसको अपनी वाइफ को, ये साहबजादे को क्या हो गया? तो वाइफ ने कहा, वो कहता है शक्तिमान ने कहा है स्कूल बंक नहीं करने का। एंड में एक लाइन लिखी उसने जो मेरे को टच कर गई, बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। सर ये पॉइंट से सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मतलब अगर कोई एक्टर अच्छा रोल करके अच्छा मैसेज दे रहा है तो उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है? बहुत गहरा है साहब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आयाम है ये। हाँ, मतलब अगर आप गलत मैसेज दे रहे हो तो भी उसका इम्पैक्ट इतना ही हो रहा है। होगा। अगर टॉप लेवल के लोग अगर अच्छा मैसेज देना चालू करें तो दुनिया बहुत सारी बदल सकती है। और आपको एक माइक दिया गया है, आपकी शक्ल दिख रही है, आप बोल रहे हो, आपकी चेहरा दिख रहा है, आपका कैरेक्टर है, आपका इमेज है, पास गुड मैसेजेस। इतने सालों में कभी ऐसा मौका आया जब आपको आपकी मॉरल वैल्यूज या एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का ऐसा मिले और आपने किया हो? सर मैं तो उल्टा, ऑन द कॉन्ट्ररी ओपनली बोलता हूँ कि मैंने जिंदगी अपने दामों पर जी है। मैंने करोड़ों रुपए नुकसान किए। सर मैं विलन नहीं करता। आज आप बताइए मेरे को, विलन अगर मैं अमरीश पुरी जी के बाद में लोगों, मेरे सेक्रेटरी बोलता है कॉन्फ्रेंस करो, बोलो आप अमरीश जी का जगह ले सकते हैं। मैंने कहा पागल है, 4 दिन नहीं हुए शायद डेथ को। साहब मैंने विलन नहीं किए, दुर्योधन से शुरू है कहानी, देखो। तो आप क्या समझ सकते हो कि अगर मैंने हाँ कर दिया होता तो 25 करोड़ों रुपए मैं कमा सकता था, बिकॉज लोग मुझे विलन देने को तैयार थे। आपको बता दूं, महाभारत के इमीडिएटली बाद, जस्ट इमीडिएटली बाद, जब मैंने रोई वक्त के शहजाद अपने ये किया, मैंने सौदागर, उसके पहले मुझे ऑफर आया मनमोहन देसाई जी का। एक का फोन आया, सर वो मनमोहन जी फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा बोलिए। सर वो उसमें चाहते हैं आपको मेन विलन का रोल है। मैंने कहा उनको बोल दो मैं नहीं करूँगा। साहब फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा सर इतना पॉजिटिव कैरेक्टर, वाइट बाल, वाइट दाढ़ी, वाइट कपड़े, वाइट शंख, वाइट सब, उसको एक नेगेटिव क्यों सोचा इन्होंने? तो एक आदमी ने एक्सप्लेन किया, बोला सर बताऊं क्या है, ये बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, प्रोड्यूसर, ये जो हीरो को साइन करके बैठ जाते हैं। हाँ। इनके पास हीरो साइन है, अब उनको विलन लगता है। आप जो सडनली इतने बड़े उड़ के आए ना, बोलते हैं विनोद जी के सामने मुकेश खन्ना को खड़ा करते हैं, जितेंद्र के सामने मिठुन के सामने खड़ा करते हैं, इसीलिए आपको वो इट्स लाइक अ रेसलिंग। लेकिन एक्चुअली इमेज का इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब गांव में था और जब महाभारत, रामायण ये सब चीज़ें चलती थी ना, और जब वो टीवी पे भगवान राम या फिर इधर भीष्म पितामह आते थे ना, तो वहाँ की औरतें और लोग खड़े होते थे टीवी के सामने, हाथ जोड़ते थे। सर वो रामायण आरती करते थे, आरती करते थे, वो दैट इज द फैक्ट। मतलब लोगों के मन में ये लगता था कि वास्तविक इतनी आस्था थी। तो आपकी पॉजिटिवनेस कितना काम करती है, और जब आप अगर नेगेटिव रोल करते हो तो वो भी उतना काम करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने बाजीगर में, आई थिंक मैंने फिल्म शायद देखी थी पूरी, पर वो अपने मंगेतर को उठा के 2nd फ्लोर से फेंक दिया था उसने, कुछ रिवेंज का चक्कर था। मेरे को, मैंने मेंशन किया था, मैंने कहा शाहरुख खान को ये रोल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं रुक जाता। मैंने तो राजा में इंदु कुमार की शूटिंग 2 घंटे रुकवा दी थी। राजा अभी जो आकर गई, माधुरी मेरी बहन, परेश रावल ऊपर जाता है डुप्लीकेट बनकर, और मेरी बहन के कमरे में जाता है। वो प्लान हमारा है। ये और दिलीप तायल भाई लोग नहीं चाहते कि परेश के लड़के से शादी हो, जो इसकी अनिल कपूर के छोटे भाई संजय का ही वो था लॉन्च। तो हम लोग प्लान करते हैं कि एक डुप्लीकेट को बनाया जो परेश रावल बनकर कमरे में जा ऊपर, और ऊपर जाकर तू खिड़की से अंदर जा, और फिर माधुरी जी को ऐसे टच कर, वो टर्न करेगी, चिल्लाएगी तो तू भाग जाना। ये हमने करवा दिया, रोल था। हालांकि नाना पाटेकर पहले करा था, तो मैंने साहब 2 घंटे शूटिंग रुकवा दी। क्यों? मैंने कहा इंदु जी, कोई ठाकुर अपने बहन के कमरे में किसी गैर मर्द को नहीं भेजेगा, और ऊपर से जाकर वो उसको टच करेगा। सर कोई ठाकुर था। अभी नाना पाटेकर उस जमाने में वो रोल करने वाले थे परेश की जगह। ओके, धृतराष्ट्र है वो अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र बहन के लिए। मैंने कहा तो भी मेरे साथ, मतलब मेरी इमेज वो थी कि वो नहीं करना चाहिए, पर अल्टीमेटली साहब वो 2 घंटे शूटिंग रुकी, मेरे को कन्विंस किया, और फिर वो एंड में फिर मेरे को पॉजिटिव दिखाया। राजा फिल्म देखोगे एंड में मैं कोड़े मारता हूँ उसको, दिलीप तायल को। तो सर ये रियलाइजेशन किसी को नहीं है।
मेरे को है तो मैं बताता हूँ, तो अब बताता हूँ मैं कि शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाहरुख खान अगर वो 2 माले से फेंक देता है तो कोई भी गांव में जाकर, उड़ीसा के गांव में या उत्तर प्रदेश के गांव में एक आदमी बोलेगा शाहरुख खान ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के फेंक सकता है। ये मैं बहुत वेरी ट्रू, मतलब आपने बहुत जबरदस्त बात कही है। आप उसको है ना इमेजिन करके कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो सोच के बात कर रहे हैं, और वो लोग अपना एक्टिंग कर रहे हैं खाली। वो उनको पैसा मिला, रोला चला कर दिया। अब आप सोचिए सर, यू आर इन ए पोजीशन टू इम्प्रेस। सब मेरी बात को कंफर्म किसने किया मालूम? गुलशन ग्रोवर मिला। मैंने उस मैंने ये भी कहा था अपनी वीडियो में, मैंने कहा अगर गुलशन ग्रोवर करता ना ऐसा फेंकता तो चलता है, बट हीरो फेंकता है, गलत है। सब चली गई बात। 1 साल 2 साल 3 साल गुलशन ग्रोवर मेरे सामने आया, बात में कहीं फेंक। मैंने उसको एक बात सुनाई, बोलता मुकेश मैं खुद शाहरुख खान के पास गया था, मैं उसको बोला तू क्यों करता है ऐसे? तेरे को नहीं, यू सी द इमेज, इट इज वेरी ट्रू। जैसे अगर भले ही ऐसा नहीं है कि अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर खराब आदमी है, लेकिन एक इमेज क्रिएट हो जाती है आपके लोगों के सामने। तो जैसे आपने शक्तिमान की, महाभारत की एक इमेज क्रिएट की, हम लोग वो लोग इमेज के रूप में ज्यादा जानते हैं 100%, और आपको फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों के लिए। आपने शक्तिमान के 3-4 एग्जाम्पल्स दिए, वैसे 3-4 नहीं हजारों एग्जाम्पल सेट है जिसमें बच्चा एक्चुअली शक्तिमान ये करता है इसके लिए मैं करूँगा, शक्तिमान ये बोलता है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। इतना क्लैरिटी थी। इट इज़ ट्रू। मैं बताऊं, इसका सिंपल आंसर ये है कि ये सोचने के लिए और ये करने के लिए कि ये करने से लोगों का इम्पैक्ट होता है, लोग नहीं सोचते क्योंकि पैसे का मामला होता है। वो बोलते हैं यार छोड़ यार, मैं यहाँ पर एक्टिंग आई एम एंटरटेनर। इवन शाहरुख खान ने पर कहा था आई एम एंटरटेनर। सब उसको सोचने के लिए थोड़ा त्याग चाहिए जो मेरे अंदर है, कि मेरे को शायद इतने फिल्में नेगेटिव नहीं मिल रही। लोग बोलते आओ, लोग कुछ भी करते, हीरो विलन कॉमेडी सब कुछ करने को तैयार है। मुकेश खन्ना, आई डोंट नो, मैं मानता हूँ हमारी इंडस्ट्री में इमेज काम करता है। ट्रू, 100%। अगर आप विलन है तो विलन रहेंगे, अगर आप बहन का रोल किया नंदा जी का तो आप नंदा जी बन के जिंदगी भर आप बहन बनोगे। आप नहीं कर सकते, कोशिश करके। आलाप की थी अमिताभ बच्चन ने जब फास्टिंग का ठिंग ठिंग का नहीं चली फिल्म। इमेज हमारे यहाँ पर बहुत मानते। इंडस्ट्री में सर आपका कोई इंस्पिरेशन जिससे आप बहुत इंस्पायर हो? मुकेश खन्ना। मैं ओपनली बोलता हूँ कि किसी को अपना आइकॉन, क्या बोलते हैं आप लोग, आइडल मत बनाओ, क्योंकि क्या होगा, मैं ओपनली मैं उसको समझाता भी हूँ कि देखिए, मैंने कहा मैं दिलीप साहब को बहुत लाइक करता हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग का। तो उन्होंने चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, वो करने की स्टाइल। कोई भी आदमी जब एक्टर बनता है तो उसको कोई रेफरेंस तो चाहिए, क्योंकि एक्टर ऐसी नहीं होती कि वो हमारे को घुट्टी में है तो ऊपर आ जाएगी खुद ब खुद। कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ फिल्म की, उनका लड़का बना। राजकुमार जी के साथ 3 फिल्में की मैंने। अभी ये वो एक्टर है जिनके सामने अगर आप खड़े हो जाओ ना, मेरे को भी कई लोग बोलते हैं जो नए नए लड़के आते हैं, सर 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 आपके साथ शॉट होता है, कैमरा चालू है, इधर में से बात करना है, एक डायलॉग बोल रहा, सर 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 आपके साथ खड़े हो, हमारे सर बाल खड़े हो। मैं कहा चुप, कोई बाल नहीं खड़े होते, बट सर ट्रू है आप। तो मैं क्या बोलता हूँ, आइडल बनाओगे ना। अभी सपोज मैंने अभी दिलीप साहब को मैंने अपना आइडल बना दिया, बोलता हूँ कि मैं दिलीप साहब को फॉलो करता हूँ, ये वो नहीं साहब। उसमें क्या होगा, जिस दिन अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा, आप उस आइडल को क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप वहां जाके रुक जाओगे, ओ में नमस्कार करोगे। मैं बोलता हूं मत करो, आप उसको आइडल मत मानो, भले उससे इंस्पिरेशन देके सीखो, बट जब आपको सीन मिलता है चिल्लाने का उनके फेस के ऊपर, तो चिल्लाइए जाकर। आपके दोस्त है नहीं है, दिलीप साहब के मुंह पे मैंने उंगली करके बोला, सुभाष गए हिल गए थे, बोला ये बाद में शॉट देते, बाद में शॉट देते, सौदागर की बिगिनिंग। तो वो मेरी बात मैंने खुद प्रूव की है कि जिस दिन आप काम करोगे आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। ये दिलीप साहब है, ये मैं हूँ, मैं उनको आइडल मानो। परफॉर्मेंस में करके नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अरे दिलीप साहब है, सर 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 आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट, नो। सब एक्टर का रोल मिला है, मैं एंग्री यंग उनका हूँ, जो एंग्री है, सन ऑफ दिलीप कुमार है। मेरे को कहा था सुभाष गाई ने। तो कहीं ना कहीं आइडल अगर मानना है तो अपने आप को देखो। मुकेश खन्ना को देखना चाहिए कि मेरे कौन से प्लस पॉइंट है, मेरे कौन से नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट को दबा दो, पॉजिटिव पॉइंट को अच्छा करो। मतलब मैं जहाँ तक आपकी बात को समझाऊँ तो अगर आपको किसी इंसान को फॉलो करना है तो उसके एथिक्स या अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, इंसान को फॉलो मत करो। अब अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही, ले लो। ये बात अगर एक और एग्जांपल दो, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आते रहते। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, ये चली थी पूरे हिंदुस्तान। साहब मैं किसी एयरपोर्ट पे था, पता नहीं कहाँ, पता कैमरा मैन है, सर 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 सर, मैंने कहा क्या
सर अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपका क्या कहना है? अब मैंने कहा मैं तो सर रीड तो हूँ, मैं कुछ भी बोल। 1 सेकंड लिया मैंने कहा देखिए, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनके फॉलो करूंगा, अगर कहीं पर वो गलत कर गया तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा साहब, अगर आदमी चलते चलते क्या खाई में गिर जाएगा तो आप भी गिर जाओगे क्या? आप अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के बदले ऐसा क्यों नहीं बोलते कि आप खुद अन्ना हजारे बन जाओ साहब? यू हैव टू अप्लाई माइंड। आप अन्ना हजारे से उनकी अच्छाई सीख के बनो, बट दिमाग अपना लगाओ। वो आदमी कहीं बिगड़ा है तो मत फॉलो करो, अगर चल रहा है पर अपनी विवेक बुद्धि को मत छोड़ो, तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इसी चक्कर में मैं कई बार बोलता हूँ कि स्टारों को कभी भी भगत मत बन जाओ। लड़कियों को स्पेशली मैंने मेंशन किया है, कभी भी स्टारों को भगत मत बन। मैं तो बहुत भगत हूँ आपकी, मैं तो आपके मिलना चाहती हूँ। साहब मिलेंगे साहब, मुकेश खन्ना आदमी ये नहीं कि बोले नहीं मिलना है मेरे को, फिर आदमी बाद में अगर आप भगत बन जाओगे ना, आपका क्या होगा आपको मैं मालूम पड़ेगा। यू हैव टू बी दैट काइंड। हाँ, आई अप्रिशिएट योर वर्क बट आई एम नॉट योर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली सर हाई प्रोफाइल की कोई भी बातें होती है ना तो लोग कन्नी काटते, उस पर बात करने से कतराते, और मुकेश खन्ना हाई प्रोफाइल की बातों के अंदर सबसे पहला अपना स्टेटमेंट देते हैं। पता नहीं गलत है कि राइट है, आप मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे नहीं मालूम। मैं कभी कभी बोलता, लोग मुझे कहते हैं आप बहुत बेबाक हैं। मैंने कहा अच्छी बात है या बुरी बात है? बोला नहीं सर आप। मैंने कहा देखो यहाँ तक मेरी आती है ना, इसीलिए मैं MP MLA नहीं बन सका, क्योंकि MP MLA वो होता है जो सामने वाले को तोल के बात करता है। इसको अगर बिहार का आदमी है तो बिहार की तारीफ करेगा। मैं ऐसा हूं कि अगर बिहार का भी है तो भी बिहार की बुराई करूंगा, क्योंकि मेरे को टिकट नहीं चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आदमी नेता लोग, मैं नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए आपको जो बात बोलनी चाहिए, और अगर आदमी नहीं सुनना चाहते निकल जाओ, और वो सुनना चाहता है आओ। और मैं ऐसा नहीं होने, मेरे यहाँ आया, सुनो मोदी साहब, मोदी जी, मैं ओपनली बोल गया हूँ, एक ग्लोबल इमेज को छोड़िए, अब ग्राउंड वर्क की बात कीजिए। कौन बोलता है? अरे साहब आपको कल मेरे को किसी ने मजाक किया, सर ईडी लगा देगा कोई आपके पीछे। मैंने कहा ईडी लगाओ ना, आओ ना, मैंने कौन सा बुरा काम किया होगा? तो डर नहीं होना चाहिए इंसान को, तब बेबाक बन सकता। हाँ, आप बेबाक हो, आपके अंदर डर नाम का वैसा कुछ कमर्शलाइजेशन नहीं हो तो ही बेबाक बन सकता है। कमर्शलाइजेशन, मैंने ओपनली एक बार भी कहा, मैंने कहा मेरी फैमिली, बोला सर आपकी इंडस्ट्री फैमिली है। मैंने कहा मेरी खुद की फैमिली में भी अगर कोई भाई बेटा बड़ा बुरा काम करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। आई डोंट केयर कि मैं उनकी फैमिली का मेंबर। ग्रेट। तो अगर मैं वहां सोचता हूं तो फिर ये क्या है, इंडस्ट्री क्या है? वेरी क्लियर एवरीथिंग की भी, जो सच है सच है, गलत है गलत है, राइट है राइट। आप रात को अगर 10 मिनट के अंदर नींद कर ली तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और ऐसे लोग आदमी जिनके लोगों को धोखा कर, आई हेट चीटिंग। डिसऑनेस्टी इज द बिगेस्ट इमोशन विच आई हेट। कोई आदमी किसी को चीट करता है, आई हेट। मैंने जिंदगी में किसी को चीट नहीं किया, और मैं चीटिंग वर्ड से बहुत भड़कता हूँ। मेरे को कोई आदमी अच्छा काम करता है, मैं देता हूँ। जिस दिन मानो पड़ा चीट किया, मुझे 1 मिनट लगता है निकालने को उसको अपनी जिंदगी से। आप दोस्ती खो रहे हैं 5 पैसों के लिए। तो इसीलिए शायद मैं बेबाक हूँ, क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ। ग्रेट। आप ऑनेस्टली हर चीज़ को करो, आप उसमें जो मज़ा मिलता है ना आपको। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ, मैं अपने दामों पे जीता हूँ पुत्र। अर्जुन को भी कहते हैं कि हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है, सुकून मिलता है, कोई सवाल ही नहीं आता। आपने दोस्ती की बात की सर, तो दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है, या आपके दोस्तों के सर्कल के बारे में? देखिए, दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो आपको एक ट्रू दोस्त मिल जाए, आपकी किस्मत अच्छी है। 1930s में, 40s, 50s, 60s, 70s में शायद आपको दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया था, नहीं इतना ज़्यादा स्टेक्स थे, नहीं इतनी ज़्यादा कमाई के चांसेस थे। वहाँ अगर कोई आदमी करता है तो वो रियलिटी में करता है। मेरे फादर के फादर ने एक बार कहा था घर में आकर, वो देखो पाकिस्तान में रहते थे हम लोग उस ज़माने, हरभजन की वहाँ से मंगाया करो सब आटा दाल वो। तो सब लोग खाना खा रहे, बोला क्यों दादाजी क्यों? बोला उसके वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर सस्ती सुंदर और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सस्ती सुंदर तो नहीं, बट सस्ती और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आज तो उससे 10 गुना बोलते हैं वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। उस ज़माने में जो उसने लिखा था वो आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर चीटिंग करने का कोई उसके पास कोई आज जैसे गेहूं को खराब कर दिया है पैसा कमा। उस ज़माने में अच्छा खासा कमा लेते थे, घर चलता था, खुश थे। चीटिंग करने में अगर नहीं था तो उस ज़माने में शायद दोस्त भी आपको मिल जाता होगा। सर आज के दोस्त
दोस्त नहीं बोलिए आप उनको, आप देखिए आपके उनके ख्यालात कैसे हैं, वो हैं आपके अक्वाइंटेंस हो सकते हैं, आपके 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 साथ में रहने वाले हो सकते हैं, बट दोस्त अगर आप जिसको बनाओगे तो उसको धोखा मत दो, पहली बात। ट्रू। और दोस्त जो आपका अगर धोखा देता है तो वो आपका दोस्त नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो दोस्त ही होता है जो बिरलों को मिलता है अच्छा ज़िंदगी में, क्योंकि आज हमको इम्प्रेस करने वाले दोस्त ही होते हैं। हम बिगड़ते हैं तो दोस्तों के बीच बिगड़ते हैं, हम अगर अच्छी संगत में रहते हैं तो अच्छे बनते हैं। आपके दिल का एक सवाल पूछूंगा सर कि मुकेश खन्ना जब इस दुनिया से चला जाए तो मुकेश खन्ना को किस बात के लिए याद करे लोग? मैं कई बार इसी के मिलती जुलती बात बोल के गया हूँ। मैंने कहा मेरे को अगर आप 10 करोड़ भी दे दोगे ना, मैं 10 करोड़ को पूजा नहीं करूँगा, उसकी आरती नहीं करूँगा। अगर सपोजिंग मेरे आते पैसे, सपोजिंग मैं रख देता हूँ अलमारी में और देखता तक नहीं हो, फिर किसी को 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ओके चल निकालते निकालते ख़त्म भी हो जाते। तो मेरे को ये बोला, मैंने कहा ये पैसे तो ऊपर लेके जाने वाले नहीं हो, आप क्या लेके जाओगे? एक आदमी बोलता है अरे तुसी ग्रेट हो पापे, तुसी कमाल हो पापे, क्या कमाल कर दिया, एक पैग, वो होता है सब जगह, राइट। सब वो आपकी कमाई नहीं है। आपने अगर किसी जगह पे आप खड़े हैं, आपकी तारीफ 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 हो रही है ग्रुप में सडनली, और आप चले जाते हो और इसमें से कोई आदमी बोलता है साला चोर है, तो आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया। आप भले अरबपति हो, आप भले भले बड़े से बड़े, आप क्या क्या नाम याद आ रहे हैं जो बड़े बड़े आजकल बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सर कुछ नहीं फर्क पड़ता। लोग आपको याद करेंगे यार आदमी अच्छा था या आदमी बुरा था, उसके पास 25 करोड़ थे, वो याद नहीं रहने वाले। और वो 25 करोड़ ऊपर के, एक सिकंदर जब मरा था दोनों हाथ खाली थे। तो मैं उसको रियली बिलीव करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारे बारे में लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, मेरी वो कमाई है, आगे नहीं। राइट। मतलब मुकेश खन्ना अगर इस दुनिया से चला जाए तो लोग उसको इस बात के लिए याद रखे कि एक अच्छा आदमी था, बस एक अच्छा इंसान था जो रियल में अच्छा था। तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऊपर बैठे को सुनूंगा, नीचे देख अरे वो देख बोल रहा है मेरा 50 रुपये खा गया, तो ऊपर शांति नहीं मिलेगी आपको। जो भी लोग इंडस्ट्री में अभी नए आने वाले या जो अपकमिंग एक्टर्स वगैरह, उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहें? अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं ये बात तो इवन मेरे एक्टिंग स्कूल भी चलती है, शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मैंने बीच में शुरू किया था, आगरा से लेके अभी बम्बई में भी चल रही है। मेरे को भी कभी कभी स्ट्रगलरों के सामने एक लेक्चर लेता हूँ मैं स्पीच का, पर वहाँ भी मेरे को अक्सर उनसे जो बात होती है, मैं उनको ये बोलता हूँ देखिए आप जब आते हो ना इंडस्ट्री में, आप बेगूसराय से आए हैं या आप पता लगा अमरावती से आए हैं या आप गुवाहाटी से आए हैं, अलग अलग बेचारे कहाँ से आते हैं, पूरे माँ बाप को बोल के आते हैं मैं बन के दिखाऊंगा। माँ बोलते मत जाओ, अच्छी जगह नहीं है, मुझे नहीं मम्मी मेरे को बनना है, मेरे को आके मॉडलिंग करते हैं, आपके यहाँ पर वो करते हैं। साहब मैं उनको बोलता हूँ आप जब आते हो ना नए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को इंडस्ट्री ऐसे ले ले वाला, सब स्वागत कर। आपका 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। आप आओ तो ये सोच कर आओ और अपनी परिधि बना कर आओ कि मैं हुक एंड क्रुक एक्टर बनना चाहता हूं या मैं अपने दामों में, अगेन वही बात आती है अपने दामों में। आप वहां जाओगे, वहां इतनी जमीन फिसलने वाली है, टेम्पटेशंस हैं, ऑफर्स हैं, मी टू है जो आपने भी सुना हुआ है। आपको अगर मैंने एक बार कह दिया था, मैंने कहा अगर कई बार लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर तो कास्टिंग काउच होता है, लड़कियां ने भी बोल चुके हैं काफी लोग, है होगा, लोग बोलते हैं मैं तुमको ये दे रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा। एक ज़माने में तो टेबल के नीचे से नोट पास होते थे, अच्छा चलिए 25 रुपये ले, सर आप टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, सामने बैठे, बोलते मेरा क्या, मतलब लोग इतने हो गए क्लियर कट। साहब अगर मैंने एक बार किसी को मजाक में किसी वीडियो में बोला था, मैंने कहा अगर कोई आपको कोई बुरी बात कह देता है, आपको सपोजिंग आप काम मांगने गए हैं, वो रोल के लिए गए और आपने वो ऐसी अश्लील बातें कुछ कह जाता है, तो क्या करो आप, एक थप्पड़ मार दो, अरे वो तो रोल निकल जाएगा। तो मैंने कहा वो रोल निकलेगा नहीं, 25 रोल और वेट कर रहे होते हैं आप। True. At time if you accept that offer of the person who is offering you the job or the money or the contract, साहब अगर आप ए हो गए ना, आप जिंदगी भर उसका अफसोस रहेगा। आपने कहा ना कभी आपको कोई बात है जो जिंदगी में अफसोस, मैं लेट के काम नहीं मांगो, आप खड़े रहो और परिधि घर से बनाकर लाओ कि मैं ये नहीं करूँगा। जैसे मेरे फादर लड़के मेरे भाई को कह दिया था शराब नहीं पीना वहाँ पर, ऐसा सोच करो कि मेरे ये दाम है कि अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वेट करूँगा, घर वालों को भी कांटेक्ट रखूँगा,
2 साल 4 साल, मैंने 8 साल वेट किया साहब, मेरी फिल्मों से लेके महाभारत 8 साल का डिफरेंस है। आप वो करोगे तो खुश रहोगे, नहीं तो ये जो सुसाइड होते हैं, अफेयर टूट जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, वो अगर फोन करके अपनी बहन में माँ से बात कर ले, वो सुसाइड नहीं करेगी। 2 सेकंड का टाइम होता है इंसान की जिंदगी में। मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे तू आ जा वापस, खत्म करो। बैक ऑफ द फैमिली को अपने बैक में रखो, कभी भी मत सोच कर आओ कि मैंने उनको उनसे भाग कर आए हूँ साहब, वहीं पर गड़बड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का माई बाप नहीं है, नो गॉड फादर। इन दैट हाउ यू सर्वाइव इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, पेशेंस के साथ में पेशेंस के साथ में आपके गोल क्लियर होने चाहिए, आपके एथिक्स क्लियर होने चाहिए। एथिक्स जो कृष्णा बोल गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आपका अधिकार कर्म करने का है, आपका अधिकार फल मांगने का नहीं है। फल मैं दूंगा, पर ये नहीं कि आपने काम किया और अच्छा किया, अभी तक तो दिया नहीं तूने मेरे, फिर और अच्छा काम किया, अभी तक तो दिया नहीं, बोला वो चलेगा नहीं। आप अपने कर्म करो और मैं तुम्हें कहीं पर जाकर उसका फल दूंगा। ये पॉइंट अगर आदमी सोचे कि 1 साल 2 साल 3 साल, या आपके पास टाइम नहीं है, जाओ और बहुत धंधे हैं काम करने के, बट कभी भी मॉरल को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। खुश नहीं रहे। और खुशी से बड़ी और क्या है, कुछ भी नहीं। हम ये सब खुश रहने के लिए करते हैं। हम अनुभूति में खुश हैं, और अनुभूति में पैसे तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास सडनली आपने कोई करोड़ रुपए नहीं लगा, फिर भी खुश हूं मैं। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। स्पेशली स्ट्रगलरों को बोलता हूँ, कभी भी पार्टियों में जाते हो, शराब फ्री मिलती है, खाना फ्री मिलता है। कल मैं गया, मैं एक पिंच खाया बगैर चला आया ना, पर लोग अब एक स्ट्रगलर के साथ जाते हैं पार्टी में, और स्ट्रगलर को भी प्रोड्यूसर ने बुलाया होता है, नहीं जाऊंगा तो मेरे को रोल नहीं देगा शायद, जाते हैं, वहाँ शराब भी है, ड्रिंक भी है, खाना भी है, पीना भी है। साहब पेट आपका है, खाना भले फ्री है पर पेट आपका है, खाना है कि नहीं खाना है, पीना है कि नहीं पीना, यू डिसाइड। नॉट थिंक कि वो आदमी मेरे को एक पैग में मैं मना कर दूंगा तो बोलेगा चल तेरे को काम नहीं देता, तो हेल विद यू। इतनी हिम्मत रखो। थैंक यू सो मच भीष्म पितामह, थैंक यू सो मच शक्तिमान, और थैंक यू सो मच मुकेश खन्ना जी। आपने तीनों रोल यहाँ पर भी बखूबी निभाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और बहुत सारी मीनिंगफुल बातें लोग सुनेंगे, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए सर। अरे बस, भीष्म पितामह की तरफ से आयुष्मान भव, शक्तिमान की तरफ से शक्तिमान भव, और मुकेश खन्ना की तरफ से खुश रहो। थैंक यू सो मच सर।